नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, आसमान में अनगिनत भाग्य रेखाएं मिल रही थीं, जिससे पूरा क्षेत्र स्वर्णिम हो गया। तभी प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। ग्रैंड मास्टर के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने अपने सामने घटित हो रहे इस अद्भुत दृश्य को देखा। अब आगे अध्याय 341 समान लक्ष्य प्राप्त करने के अन्य साधन। सेलेस्टियल्स के हस्तक्षेप से अरबों खरबों जानें बच जाएंगी। इसकी कीमत बस उन लोगों की मौत और उनके तारे के विनाश के रूप में चुकानी होगी, क्योंकि इससे एक संदेश भी जाएगा जिससे अराजकता और अव्यवस्था के विचार खत्म हो जाएंगे। तो फिर उन्हें इतने सारे जीवों को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आना चाहिए? क्या उन्हें अरबों खरबों लोगों को मरने देना चाहिए? नूह को वास्तव में ग्रैंड मास्टर के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसका मन एक बार फिर खोई हुई दुनिया की ओर चला गया, क्योंकि वह सोच रहा था सेलेस्टियल्स ने इस दुनिया और इसके विश्व इंजनों के बारे में क्या पूर्वानुमान लगाया था कि उन्होंने इसके विनाश का फैसला सुनाया। यह एक विशाल दुनिया थी जो इतनी जानी पहचानी नहीं थी, इसलिए इससे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति तक कोई संदेश नहीं पहुंचता था। वह भी इसी दुनिया में घूम रहा था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जो भाग्य उन्होंने देखा था उसका उससे भी कुछ लेना देना था। रहस्यमय कार्मिक संप्रदाय के गुरु इनविट के कार्यों के कारण नूह उस ग्रह से बच गया था जो स्थानिक रूप से बंद था, क्योंकि एथेना ने उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए स्विच दबाया था, जिसका अर्थ था कि सब कुछ नष्ट करने का उनका उद्देश्य विफल हो गया था, और जो कुछ भी वे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने पहले से ही देखा था, वह अभी भी घटित होगा। इस रहस्य के विचार ने नूह को कई बातों पर प्रश्नचिन्ह लगाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके आदर्श अब भी वही थे। इस क्षण तक वह किसी पागल व्यक्ति में नहीं बदला था जो एक पूरे तारे और उसमें रहने वाले सभी लोगों के विनाश से सहमत होता, भले ही उनका उस अराजकता से कोई लेना देना न हो। यही कारण था कि वह सेलेस्टियल्स के विरुद्ध खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने खोई हुई दुनिया का बेतहाशा विनाश किया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसमें कौन है और क्या वे उस फैसले के लायक हैं। अब उसे स्वयं भाग्य विवेक प्राप्त हो चुका था और वह दिव्य प्राणियों के कार्यों के पीछे के तर्क को और भी बेहतर ढंग से समझ गया था, जहां वह रहस्य के पर्दों को भेद कर यह पता लगाने वाला था कि उन्हें उस खोई हुई दुनिया से किस बात का डर था जिसके कारण उन्होंने उसके विनाश का आह्वान किया था। लेकिन इस समय उस जादूगर दुनिया के लिए जो निकटी थी, नूह के मन में कई विचार उमड़ पड़े जब उसने आखिरकार अपना सिर उठाया और ग्रैंड मास्टर की भावशून्य निगाहों से मिला। ये शिष्य थोड़ा संकी है और मैं आज जहाँ हूँ वहाँ चीज़ों को कई अलग अलग कोनों से देखकर ही पहुँचा हूँ। मुझे उस दुनिया के विनाश के मिशन को पूरा करने में बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है जो भविष्य में होने वाली अराजकता के लिए जिम्मेदार है, जिससे उस दुनिया का विनाश हो जाएगा जिसमें मैं पैदा हुआ था और अरबों खरबों प्राणी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर अराजकता को कम करने, लोगों की जान बचाने और भविष्य में अव्यवस्था को रोकने के लिए भय पैदा करने का कोई और तरीका हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड मास्टर और एथेना ने उसे ध्यान से देखा। वे वैसे ही बने रहे, जिससे नूह को संकेत मिला कि वह आगे बढ़े, जबकि उसकी नज़र उन दोनों के बीच घूम रही थी। आपने बताया कि तारे के विनाश से सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, जिम्मेदार लोगों का सफाया हो जाता है और साथ ही एक संदेश भी जाता है। क्या होगा यदि हम उस संदेश को उसी स्तर पर या उससे भी अधिक स्तर पर भेज सकें और अराजकता में और भी अधिक कमी ला सकें? इन साहसिक दावों पर एथेना की आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रैंड मास्टर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक तेज रोशनी दौड़ रही थी। उन्होंने नूह की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है आप चाहते हैं कि हम अपने अंतरतारकीय युद्धपोतों और सेलेस्टियल ग्रैंड मास्टर्स को मैगस वर्ल्ड के शक्तिशाली अग्रणी संगठन के जीवन को नष्ट करने के लिए भेजें और इसे एक संदेश के रूप में रहने दें। ये प्रभावी नहीं होगा, न ही स्टार को नष्ट करने के लिए केवल एक प्राइम युद्धपोत का उपयोग करने जितना कुशल होगा। ये शब्द एक बुजुर्ग द्वारा एक जूनियर को सिखाए गए फटकार भरे लहजे से युक्त थे। नूह ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई युद्धपोत या ग्रैंड मास्टर मत भेजो। इस अराजकता के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, साथ ही एक संदेश भेजकर सितारों में व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुझे भेजो शून्य क्षेत्र में एक दिव्य शिष्य को जो जिम्मेदार लोगों के सिर ले जाए। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। ग्रैंड मास्टर ने नूह को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोलते समय उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। क्या आपको पता है कि मैगस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी आत्मा निर्माण क्षेत्र के शिखर पर हैं?
मुझे इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होगा यदि वे डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधे कदम की दूरी पर हों और वे इतने दुस्साहसी हों कि यह सोचे कि वे हमारी आंखों के सामने ऐसे कार्यों से बच सकते हैं। दिव्या ग्रैंडमास्टर की शक्ति लहरों के रूप में सामने आई जब उन्होंने ये कहा। उनके शब्दों ने आत्मा फोजिंग के ऊपर अगले रैंक को प्रकट किया, जो डोमेन विस्तार था। ये वही क्षेत्र था जिस पर इस अकेले ग्रैंडमास्टर रेडरल का अधिकार था, जो 7वें आकाशीय तारे पर मौजूद कई ग्रैंडमास्टरों में से एक था। नूह और एथेना के 0 रैंक से ये प्राणी सोल से आगे निकल गया और डोमेन रैंक के शिखर पर पहुंच गया। एक दिव्य प्राणी के रूप में उसकी क्षमताओं के कारण जब किसी को यह एहसास होता कि वह शक्ति उन्हें अपने स्तर से ऊपर के लोगों से लड़ने की अनुमति देती है, तो वे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है। नूह ने एक क्षण के लिए इस प्राणी के क्षेत्र के बारे में सोचना बंद कर दिया, फिर आगे बढ़ा। यही कारण है, ग्रैंड मास्टर, जिम्मेदार लोगों की सेनाओं को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक 0 फ्रीम सेलेस्टियल शिष्य को भेजें। हम इस बल को नष्ट करने और युद्ध को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, साथ ही सेलेस्टियल्स की शक्ति के बारे में एक और भी मजबूत संदेश भेजेंगे जो एक एकल शिष्य को एक प्रमुख दुनिया की प्रमुख शक्ति को मिटाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नूह ने ग्रैंडमास्टर की निगाहों की ओर देखा जो अभी भी आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्होंने और अधिक विचारों के लिए अपने दिमाग को दबाया और आगे बोलना जारी रखा। उन्हें बताएं कि दिव्य शक्तियां अराजकता फैलाने वालों का नाश करने के लिए केवल अपने शक्तिशाली योद्धाओं पर निर्भर नहीं रहती। उन्हें बताएं कि निम्न 0 लोक में एक भी शिष्य ग्रह स्तर पर फैली अराजकता को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। इस पूरे घटनाक्रम को इस समस्या से जुड़ी आसपास की शक्तियों तक प्रसारित करके ये संदेश और भी स्पष्ट रूप से पहुंचाया जा सकता है। नूह के आखिरी शब्दों को सुनकर ग्रैंडमास्टर की आंखें चमक उठीं, उनकी नज़रें और भी गहरी थीं क्योंकि वे सोच में डूबे हुए लग रहे थे। बाद में उन्होंने नूह की तरफ कुछ देर तक देखा, जब उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो इस बात का संकेत थे कि उसे नकारा नहीं जा सकता। आप एक अत्यंत अद्वितीय प्रतिभा हैं, इसलिए मैं आपको यह अवसर एक सबक के रूप में दूंगा ताकि आप जान सके कि सदियों से हमने जो चीजें स्थापित की हैं और की हैं, वे सबसे अधिक कुशल हैं। जब आपके कार्य पूरे हो जाएंगे, तो मैं भाग्य विवेक का उपयोग करके देखूंगा कि क्या वे अराजकता को कम करने में प्रभावी थे, जैसा कि तब होता यदि हमने केवल मैगस विश्व को नष्ट कर दिया होता, और आप इसे समाप्त होते ही स्वयं भी जांच सकते हैं। नूह का शरीर खड़ा हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रख लिया, यह अवसर दिए जाने के प्रति सम्मान दर्शाते हुए। ग्रैंडमास्टर ने मुस्कुराते हुए ये सब जारी रखा। चूंकि हम आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकस्मिक रूप से मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए एथेना फिर भी इस मिशन में आपका साथ देगी। इस दुनिया में आपके स्तर से ऊपर भी कई प्राणी होंगे और यह प्रशिक्षण का एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। ये सुनते ही नूह की आंखें चमक उठीं और उसने अभी भी भावशून्य एथेना की ओर देखा, जिसने एक अस्पष्ट भाव से उसकी ओर देखते हुए केवल सिर हिलाया। अपने कार्यों को आसपास की शक्तियों तक प्रसारित करो, हुआ। ग्रैंडमास्टर ने धीरे से कहा कि उनके शिष्य का ये विचार कम से कम दिलचस्प तो है, भले ही यह काम ना करे, लेकिन इस अद्भुत प्रतिभा को सबक सिखाने के लिए वे इसे परखेंगे। क्या उनका प्रस्तावित विचार अराजकता को कम करने और आसपास की शक्तियों में भय पैदा करने के उसी स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा और साथ ही उतनी ही जानें भी बचाएगा, या कुछ बिल्कुल अलग होगा? डोमेन विस्तार क्षेत्र के शिखर पर स्थित प्राणी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई जब उसने झुकते हुए शिष्य और बगल में खड़ी बहादुर एथेना को देखा। उसका दिमाग पहले से ही काम कर रहा था और योजनाओं में बदलाव तथा किसी विशेष मिशन के लिए नई तैयारी शुरू करने के लिए कई संदेश भेज रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 342। एक अपरिहार्य संघर्ष। अंतरिक्ष के अंधेरे और चमकते विस्तार में मैगस वर्ल्ड शांति से तैर रहा था और उसकी स्थिति असंख्य तारों से घिरी हुई थी, जिनमें से कुछ दसियों हजार मील दूर थे और कुछ तो कुछ लाख मील से भी ज्यादा दूर। यह एक प्राइम वर्ल्ड था जो अपनी शक्ति और उसमें रहने वाले अनेक मैगी द्वारा रून जादू और रक्त रेखाओं के अनूठे उपयोग के लिए जाना जाता था। हालांकि इस समय मैगस वर्ल्ड में भारी माहौल था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ब्लैक सरपेंट के केंद्रीय स्थान पर, वह संगठन जो मैगस वर्ल्ड में शक्ति के शिखर पर था, एक बैठक हो रही थी और कुछ प्राणी व्यस्तता से आगे पीछे दौड़ रहे थे। कई मंजिल ऊंचे एक विशाल महल में चमकदार लाल आंखों वाली एक काले बालों वाली जादूगरनी बीच वाली सीट पर बैठी थी, जबकि उसके चारों ओर अलग अलग रंग के जादूगरों का एक समूह था, जिनमें से हर एक अपनी अपनी ताकत के स्तर पर तालमेल बिठा रहा था। वह अपने लोगों की व्यस्त चर्चा सुन रही थी, उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे।
शांत। उसके एक शब्द ने व्यस्त और चहल पहल भरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सब उसकी ओर देखने लगे। उसने सबके चेहरों पर नजर डाली, जहां उसे डर का एक निशान दिखाई दे रहा था, और यह डर उसकी वजह से नहीं था। ये हमारे और दूसरी दुनिया के बीच का मसला है। दिव्य देवता इस तरह की किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहां तक साधना की दुनिया का सवाल है, केवल मेरी शक्ति ही उन तीनों संप्रदाय गुरुओं के विरुद्ध खड़ी हो सकती है जो अभी भी उस दुनिया पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये युद्ध निस्संदेह हमारे पक्ष में समाप्त होगा। उसके शब्द स्पष्ट और तीखे थे, जिससे कमरे में मौजूद कुछ जादूगरों की निगाहें हट गईं, जबकि कुछ लोग अभी भी असमंजस में थे। उद्धरण चिन्ह ... ऐसी अफवाहें हैं कि प्रोफाउंड एस्ट्रल सेक्ट का एक शिष्य दिव्य लोगों की श्रेणी में शामिल हो गया है। क्या होगा यदि इससे उनकी घुसपैठ हो जाए? काले बालों वाली, तीखी लाल आंखों वाली महिला, जो मैगस वर्ल्ड पर राज करने वाले काले सर्पों के समूह की नेता थी, सर्प रानी कैरा, ने आत्मा निर्माण क्षेत्र में बैठे उस शक्तिशाली मैगस की ओर देखा जिसने अपनी बात रखी थी। यह उन गिने चुने प्राणियों में से एक थी जो उसके बराबर ऊंचाई पर खड़े थे और अब भी अपनी बात कहने का साहस रखते थे। उसने उत्तर दिया और बीच वाली सीट पर उसका शरीर प्रेम से हिल रहा था। तुम सब सेलेस्टियल्स से बहुत डरते हो। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह है कि वे अभी प्राइम वर्ल्ड पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, और डार्क एक्सपेंस उन्हें काफी व्यस्त रखे हुए है क्योंकि मुझे आने वाले युद्ध के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो सेलेस्टियल्स द्वारा एल्विन रेस के साथ पर्निशियस बनाने के लिए किए गए काम से बहुत अलग नहीं है। आसपास की शक्तियों को अपने पाखंड का एहसास तभी होगा जब वे इसी तर्क के साथ हमारे खिलाफ कदम उठाएंगी। हम अब तक प्राप्त किए गए कल्टिवेटर्स के शवों के साथ अपनी सेना का निर्माण जारी रखेंगे, और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले युद्ध में हम और भी अधिक शव प्राप्त करेंगे। एक अदृश्य लाल आभा उससे फैलती हुई आसपास के प्राणियों के भय को कम करती जा रही थी। उसकी निगाहें शक्ति की अत्यधिक भूख से भरी हुई थीं, जैसे ही वह मैगी से भरे कमरे की ओर दोहराती जा रही थी। हमारी दुनिया और शक्ति बहुत लंबे समय से प्राइम वर्ल्ड के स्तर पर अटकी हुई है। ये युद्ध ठीक वही है जिसकी हमें अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता थी, इसलिए हम इस अवसर का पूरा उपयोग करेंगे। ओह, जब कामुक मैगस लीडर ने अपने संगठन के लोगों के मन से भय को दूर किया, तो एक सार की प्रतिध्वनि फूट पड़ी। उसका सुडौल शरीर खड़ा हो गया, जबकि उसकी लाल आंखों में खतरनाक ऊर्ध्वाधर दरारें बन गईं, जो केवल सबसे दुष्ट सांपों में ही पाई जाती हैं। अपने दंडक तैयार करो। जब युद्ध शुरू होगा तो हम साधकों को उनकी ही दुनिया के लोगों से मौत का स्वाद चखाएंगे, क्योंकि हम और भी ज्यादा लाशें इकट्ठा कर रहे हैं। हम ब्लैक सर्प ऑर्डर का नाम प्राइम वर्ल्ड में गूंजने देंगे। हम उन्हें अपने पूर्वजों के वंश और अपने भयानक जादू के बारे में बताएंगे। ओह, मैगस विश्व को नियंत्रित करने वाली प्रमुख सेना में एक रैली का भाषण कुछ मिनटों तक जारी रहा, क्योंकि वे युद्ध के लिए तैयार थे। उनके नेताओं को पूरी तरह से पता नहीं था कि उनके कार्यों का क्या परिणाम होगा। जिस विरोधी दुनिया का वे सामना कर रहे थे, वहां साधना जगत के 3 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के नेता मिल रहे थे और आने वाले भविष्य के लिए क्या करना है, इस पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। उनमें से 2 आत्मा निर्माण क्षेत्र में आधे कदम आगे थे। केवल एक ही सक्रिय रूप से आत्मा क्षेत्र में कदम रख पाया, क्योंकि उनकी शक्ति उनके खिलाफ खड़े दुश्मनों की तुलना में कम थी। संप्रदाय गुरु रुडोल्फ, आप हम सब से अधिक शांत क्यों प्रतीत होते हैं, जबकि आपकी शक्ति हम में से दूसरे स्थान पर है? तलवार आकाश संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की आंखें तेज थीं, जो भविष्य के लिए चिंता से भरी थीं, जब उन्होंने गहन सूक्ष्म संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से सवाल किया, जो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। मैं जानता हूं कि आप सभी ने कुछ अफवाहें सुनी होंगी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कुछ हद तक गैर जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्य शिष्यों में से एक के सेलेस्टियल्स में शामिल होने की बात झूठी नहीं है। ... विस्मय अधिबोधक चिन्ह। क्या सचमुच? दोनों संप्रदाय के गुरुओं की आकृतियां खड़ी हो गईं और जोरदार उद्गार व्यक्त करने लगी। उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, मानो वे उनके ही संप्रदाय के शिष्य थे जो दिव्यों में शामिल हो गए थे। लेकिन वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। यदि उनका उस शक्तिशाली बल से इस प्रकार का संबंध होता जो प्रकाश विस्तार की देखरेख कर रहा था, तो शायद एक ऐसे विश्व के विरुद्ध यह अजय युद्ध, जिसमें उनसे अधिक शक्तिशाली अनेक शक्तियां थीं, वास्तव में इतना निराशाजनक नहीं होता। क्या आपने अपने शिष्य को संदेश भेजा है? तलवार आकाश संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जल्दी से पूछा। संप्रदाय गुरु रुडोल्फ ने रहस्यमय ढंग से बोलते हुए मुस्कुराहट लौटा दी। मैंने ऐसा किया है, और सज्जनों, हमारे सामने का रास्ता उज्ज्वल है और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। ... विस्मय अधिबोधक चिन्ह।
एक दुनिया की ताकतों ने राहत और आनंद महसूस किया, क्योंकि उन्होंने प्रकाश विस्तार की देखरेख करने वाली ताकत को धार्मिकता और दया से भरी ताकत के रूप में देखा, क्योंकि वे आशा करते थे कि उनके लोगों की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जबकि एक दुनिया ने इसी ताकत के लिए थोड़ी चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने उन्हें पाखंडी कहा, जो सबके देखते हुए हिलने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले संघर्ष में प्रत्येक प्राणी को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उनके स्मृति पटल पर तब तक अंकित रहेगा जब तक वे जीवित रहेंगे। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 343 प्रस्थान। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल के नियंत्रण में स्थित विशाल इंक्वायरी माउंटेन में एक सुनहरा जहाज, जो सामान्यतः देखे जाने वाले युद्धपोतों से बहुत अलग था, आसमान में उड़ रहा था। कोई भी व्यक्ति अज्ञात सामग्रियों से बनी खतरनाक तोपों की एक श्रृंखला देख सकता था। उनके चारों ओर जड़े हुए रूनिक चिन्ह एक प्राचीन एहसास प्रदान करते थे, जो उनकी शक्ति की केवल एक झलक ही दिखाते थे। संपूर्ण यान 2 किलोमीटर से भी बड़ा था। इसके चिकने आयताकार स्वरूप पर लाल और सुनहरे रंग के विपरीत रंग लगे हुए थे, जिससे ये 7वें खगोलीय तारे की सुरक्षात्मक परत से गुजरते हुए अंतरिक्ष की विशालता में उड़ता हुआ आकर्षक लग रहा था। इस विशेष अंतरतारकीय जहाज पर, जिसे प्राइम वॉरशिप कहा जाता था, नूह एक ऐसी लड़की के बगल में खड़ा था जिसकी आभा उसकी कांस्य त्वचा के कारण और भी निखर गई थी, जिस पर एक भी दाग नहीं था। उसके चिकने काले बाल थे जो एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे, जो उसके साधारण रूप को और भी निखार रहा था क्योंकि उसने सिर्फ एक लाल लबादा पहना हुआ था। उनके पीछे, उस कमरे में जिसमें प्राइम वॉरशिप की केंद्रीय कमान थी, ग्रैंडमास्टर व्रेडरल को अपनी विशाल ऊर्जा का उपयोग करते हुए जहाज को आगे बढ़ाते हुए देखा जा सकता था, जिससे वह अंतरिक्ष की विशालता में प्रकाश की एक किरण बन गया। उसकी चिंतनशील दृष्टि उस अद्भुत प्रतिभा की पीठ पर थी जिसने 7वें आकाशीय तारे पर अनेक लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उसकी क्षमता ने शीघ्र ही उच्च श्रेणी के लोगों को उसकी तुलना एथेना और उसके लिए उनकी योजनाओं से करने पर मजबूर कर दिया। युद्ध राजकुमारों की तरह उन्होंने भी यह समझ लिया था कि क्रिक्सस एक ऐसा प्राणी था जिसका भाग्य उत्तम था, एक ऐसी स्थिति जो आने वाली सदियों में बहुत कम लोगों को मिलेगी। उत्तम भाग्य वाले लोगों की स्थिति बहुत अलग थी क्योंकि उनके भविष्य का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल था, इसलिए दिव्य की नज़र में उनका पालन पोषण करना बेहद जरूरी था। व्रेडरल ने इस युवा सेलेस्टियल को आगामी संघर्ष में अराजकता कम करने के अपने नए तरीके को आजमाने का मौका सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वह जानता था कि नेक किस्मत वाले लोग कितनी अप्रत्याशितता ला सकते हैं। अगर वह असफल होता तो यह उसके लिए एक सबक होता, और क्या ये संभव है कि उसकी विधि अराजकता और मौतों के स्तर को उतना ही कम कर पाती जितना कि उन्होंने मूल रूप से मैगस वर्ल्ड के पूर्ण विनाश के साथ योजना बनाई थी। इस विचार से ग्रैंडमास्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उन्होंने क्रिक्सस को मुड़कर एथेना की ओर बात करते देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नूह की अब शांत दिव्य आभा उसके शरीर से टकराने लगी क्योंकि प्रचुर भाग्य रेखाओं ने एक अनोखी हवा उत्पन्न कर दी। उसका चेहरा एथेना की ओर मुड़ गया क्योंकि वह अधिक जानकारी के लिए मछली पकड़ रहा था। क्या आपने ऐसा ही कोई मिशन किया है जैसा कि मूल रूप से इस मिशन के लिए किया गया था? क्या आपने पूरी दुनिया के विनाश का निरीक्षण किया है? ये सुनते ही एथेना की आंखों में एक अदृश्य प्रकाश फैल गया और वह लगातार बदलती अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए शांतिपूर्वक उत्तर देने लगी। एक बार पहले भी, एक बड़ी दुनिया में जिसे खोई हुई दुनिया के नाम से जाना जाता था। ओह, उनकी सेनाओं ने क्या किया? नूह के चेहरे पर एक दिलचस्पी भरी झलक दिखाई दी जब वह अंततः खोई हुई दुनिया के विनाश के कारण का इतिहास जानने के लिए ध्यान से सुन रहा था। ये दुनिया पहली बार हमारे ध्यान में तब आई जब कुछ अन्य दुनियाओं के प्राणियों के साथ उनकी झड़पें हुईं और हमें पता चला कि वे शापित वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे जो सीधे तौर पर सार्वभौमिक नियमों के विरुद्ध थीं। आमतौर पर केवल यही कारण विनाश का फैसला सुनाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन जब एक ग्रैंडमास्टर ने इस दुनिया पर भाग्य विवेक का प्रयोग किया तो उन्हें इस दुनिया से उत्पन्न होने वाले एक भयानक भाग्य का पता चला। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक प्राणी इस खोई हुई दुनिया के ऊपर एक नया शासन स्थापित करने के लिए उठेगा तथा इस दुनिया से निर्मित शापित वस्तुओं का उपयोग करके प्रकाश विस्तार में अराजकता का युग शुरू करेगा। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। ये शब्द सुनते ही नूह का मन कुछ देर के लिए कांप उठा और जैसे जैसे वह सुनता रहा उसके मन में कई विचार उमड़ते रहे। इसके तुरंत बाद दुनिया के विनाश का फैसला सुनाया गया और इसकी निगरानी का दायित्व मेरे कंधों पर आ गया। हम इसके विनाश के साथ अराजकता को कम करने में सफल रहे और इसके विनाश के बाद कोई और जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। नूह ने बाहर से सिर हिलाया जबकि उसके मन में विचारों का एक समूह तेजी से आ जा रहा था।
एथेना के शब्द शायद एक चौंकाने वाला अर्थ रखते थे क्योंकि वे उसके मन में बार बार आ रहे थे। एक बड़ा सवाल, क्योंकि भले ही वो खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझना चाहता था, लेकिन संभवतः वही वह प्राणी था जिसे सेलेस्टियल्स ने बाल को हराने के बाद लॉस्ट वर्ल्ड की बागडोर संभालने के लिए देखा था, उनके वर्ल्ड इंजन का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि वह इस समय पहले से ही योजना बना रहा था। यह विचार हास्यास्पद जरूर लगा, लेकिन ये सबसे सीधा भी था। भाग्य विवेक के जरिए सेलेस्टियल्स ने उसके सत्ता में आने का पूर्वाभास कर लिया था और वे उसे खोई हुई दुनिया में लगभग मार ही डालने में कामयाब हो गए थे। अगर एक खास संप्रदाय के गुरु इन्विट न होते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नूह ने एक विचारशील नजर अपनाई और अंतरिक्ष की बदलती विशालता को देखा, क्योंकि जिस प्राइम युद्धपोत पर वे थे वह मेगस दुनिया के और करीब आ रहा था। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भले ही यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन सेलेस्टियल्स ने अरबों प्राणियों वाले एक पूरे विश्व को नष्ट कर दिया था। इसका कारण वही था। यह विचार उसके मन में बार बार घूम रहा था, जैसे वह उस घटना को भूलकर भविष्य की ओर देखने की कोशिश कर रहा हो। जो कुछ उस समय हुआ था उसे वह बदल नहीं सकता था, लेकिन वह वर्तमान में बदलाव की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। निकट भविष्य में एक और दुनिया थी जो मृत्यु के लिए चिन्हित थी, और इस दुनिया में भी एक अनोखी शक्ति थी जो दिव्य प्राणियों के निशाने पर थी। सभी ढीले सिरों को बांधने, अराजकता के चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने और आसपास की शक्तियों को भय का संदेश भेजने के लिए कि आगे कोई अव्यवस्था न हो, दिव्य प्राणी कुछ अरब लोगों की जान जाने को भी स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने इसे उचित ठहराया क्योंकि अगर वे कोई कार्रवाई नहीं करते तो जो अराजकता फैलती उससे अरबों लोगों की जान जाती। नूह जानता था कि वे गलत नहीं थे, क्योंकि उसने खुद भाग्य विवेक से इसकी पुष्टि की थी। लेकिन वह नहीं चाहता था कि जो लोग पूरी तरह से निर्दोष थे उनकी दुनिया एक स्थानिक ताले में बंद हो जाए और वे विनाश को करीब से देख रहे हों। वो खोई हुई दुनिया की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था जहां उसने महासागर के स्वामी और अटलांटिस के हजारों अन्य लोगों को बचाया था, लेकिन अरबों और लोगों को पीछे छोड़ गया था। इस संक्षिप्त समय में उसकी मानवता ने वैम्पायर प्रोजेनिटर की लगातार फैलती रक्त रेखा को पीछे धकेल दिया, जिससे वह धीरे धीरे ठंडा और अधिक गणनाशील हो गया, क्योंकि अब वह सेलेस्टियल्स के समान लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था, लेकिन अलग तरीकों से, जिसके लिए पूरे तारे और उसमें मौजूद सभी लोगों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह संभावित रास्ता बहुत अधिक खूनी होगा तथा भड़काने वालों के लिए बहुत अधिक क्रूर होगा, जिन्हें शीघ्र मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उसने आगे की ओर देखा, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। अतीत और भविष्य की वास्तविकता उसके मन में और अधिक स्पष्ट हो गई। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 344। सबके देखने के लिए एक शो। प्राइम युद्धपोत उन जहाजों की तुलना में बहुत तेज था जिनमें नूह पहले गया था, जहां कुछ ही घंटों में वे मैगस वर्ल्ड के स्थान के करीब पहुंच गए थे। इस प्राइम वर्ल्ड की रूपरेखा साधना वर्ल्ड से थोड़ी बड़ी थी, एक पतली सी दीवार जो उसे घेरे हुए थी और किसी भी समय टूटने को तैयार दिखती थी। ये सुरक्षा के लिए कम और एक संदेश के रूप में ज्यादा था कि उनके पास अपनी दुनिया पर किसी भी तरह की दीवार खड़ी करने की शक्ति और सामर्थ्य है। प्राइम युद्धपोत जो पूरे तारों को बर्बाद करने में सक्षम था, चुपचाप मैगस वर्ल्ड के पास प्रकट हुआ। 2 किलोमीटर से अधिक का उसका विशाल आकार एक पूरे ग्रह की भव्यता की तुलना में छोटा था, लेकिन उसके पास मौजूद हथियार अभी भी भयानक थे। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ग्रैंड मास्टर व्रेडरल ने शांतिपूर्वक प्राइम वॉरशिप से जुड़े एक लाल क्रिस्टल पर कुछ चीजों को टैप किया। इसके कई हथियार लॉक और लोड हो गए, क्योंकि कुछ विशेष हथियारों ने सुनहरे प्रकाश की एक फिल्म जारी की, जो तेजी से मैगस वर्ल्ड की संपूर्णता के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर्प रानी कैरा, जो मैगस दुनिया में जारी कार्यों की देखरेख कर रही थी, परिवर्तनों को महसूस करने वाली पहली व्यक्ति थी। क्योंकि उसकी जागरूकता दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील थी, उसे एक सेकंड बाद एहसास हुआ कि एक स्थानिक ताला तेजी से मैगस दुनिया भर में फैल रहा था। उसका चेहरा राखसा हो गया। जैसे ही उसकी निगाह आसमान की ओर गई, परतों को भेदती हुई सांप की आंखों ने एक विशाल जहाज को देखा, जिस पर रूनिक चिन्ह और हथियार थे जो किसी भी ज्ञानी प्राणी की आत्मा में भय पैदा कर सकते थे। मैगस विश्व के ऊपर स्थित वह जहाज विश्व के आकार की तुलना में छोटा था, लेकिन उसके महत्व के कारण सर्प रानी को ऐसा लगा जैसे यह अकेला जहाज पूरे ग्रह से बड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह प्राइम युद्धपोत प्रकाश विस्तार की ज्ञानी शक्तियों के बीच जाना जाता था और उससे भयभीत था। यह एकमात्र ऐसी तकनीक थी जो सेलेस्टियल्स के लिए अद्वितीय थी। इसकी शक्ति बेजोड़ थी क्योंकि जब
सेलेस्टियल्स के शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर्स इसे चलाते थे, तो यह जहाज पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इस प्राइम युद्धपोत को केवल डोमेन विस्तार क्षेत्र में मौजूद कोई प्राणी ही चला सकता था, और इससे नीचे के किसी भी प्राणी के लिए ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा था। ऊर्जा की इस आवश्यकता के साथ साथ इस विशाल विनाशक हथियार के करीब पहुंचने से पहले दिव्यों के अद्वितीय सार की भी आवश्यकता थी। मैगस वर्ल्ड के ऊपर इसकी उपस्थिति का केवल एक ही मतलब था, और सांप रानी जो काले सर्प के आदेश के शीर्ष पर खड़ी थी, ने इसे समझा क्योंकि उसका राख जैसा चेहरा क्रोधित हो गया। पाखंडियों, वह शून्य की ओर चिल्लाई। जैसे ही मैगस वर्ल्ड के अन्य शक्तिशाली लोगों ने तुरंत स्थिति को देखा, उनकी निगाहें निराशा की ओर मुड़ गईं क्योंकि वे समझ गए थे कि क्या होने वाला था। नहीं, वे नहीं कर सकते। मैगस विश्व के अनेक शक्तिशाली प्राणियों के हृदय में भय की भावनाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि उन्हें अगले ही क्षण एक भयावह दृश्य घटित होने की आशंका थी। लेकिन कुछ ही मिनट बीते थे कि उसके बाद पूरे ग्रह को ढकने वाले ठोस स्थानिक ताले के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगियों को संदेश भेजने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या कोई उन दिव्य शक्तियों के हाथों को रोकने में सक्षम होगा जो मैगस दुनिया के ऊपर दिखाई दिए थे। लेकिन इस बंद दुनिया में कोई भी संदेश नहीं आ रहा था या बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि वे असहाय होकर देख रहे थे। वर्षों से जिन हथियारों के भयानक सक्रियण से वे डरते आए थे, वे सक्रिय नहीं हुए क्योंकि सांप रानी का धड़कता हुआ हृदय अभी भी गुस्से से भरा हुआ था और वह आकाश की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव बना रहा क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे मौत का जरा भी डर है अगर वह उसके पास आ जाए। मैगस विश्व के कई शक्तिशाली लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि इस निराशाजनक माहौल में उनका क्या हश्र होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैगस विश्व के ठीक ऊपर एक विशाल भ्रामक पर्दा उभरने लगा था। ये पर्दा आकार में बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि प्राइम वॉरशिप के आकार से भी बड़ा, क्योंकि शून्य श्रेणी या उससे ऊपर के सभी प्राणी जब तक आकाश पर ध्यान केंद्रित करते, चीजों को स्पष्टता से देख सकते थे। विशाल भ्रामक पर्दे पर दिखाई देने वाली छवि कुछ ही सेकंड में स्पष्ट हो गई क्योंकि उन्होंने देखा कि यह लाल वस्त्र पहने दो आकृतियों का दृष्टिकोण था। एक काले बालों वाला पुरुष था जिसके चेहरे पर शांत भाव थे, दूसरी एक काली त्वचा वाली महिला थी जिसकी चोटी उसके पीछे बहादुरी से लहरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे स्क्रीन पर दिखाई जा रही चीजों को देख रही हों, जो कि बस उन दोनों प्राणियों का दृश्य था जब वे जिस जहाज पर थे वहां से मैगस वर्ल्ड को देख रहे थे। ये रहस्यमयी भ्रामक पर्दा सिर्फ मैगस वर्ल्ड की शक्तिशाली शक्तियों की आंखों के सामने ही नहीं आया, बल्कि साधना की दुनिया के ऊपर भी ऐसा ही एक और पर्दा दिखाई दिया। एक और पर्दा अधोलोक में दिखाई दिया, एक और पर्दा ऑटोमेटन वर्ल्ड पर दिखाई दिया। दो लाल वस्त्रधारी दिव्यात्माओं के दृष्टिकोण को दर्शाने वाला ये भ्रामक पर्दा आसपास के कई प्रमुख विश्वों में दिखाई दे रहा था, जिनका मैगस वर्ल्ड और साधना की दुनिया से किसी न किसी तरह से संबंध था। यहाँ तक कि कई अन्य प्रमुख विश्वों को भी इसमें शामिल किया गया था, जिनमें कई शक्तिशाली शक्तियाँ थीं। अकेला चंद्रमा, शिशु ग्लोब, तूफान क्षेत्र, जलता हुआ द्वीप समूह, ज्वालाजनित विश्व। अनेक प्रमुख विश्वों को इस विशाल भ्रामक स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें दो प्राणियों को विशाल मैगस विश्व को देखते हुए दिखाया गया। इन दुनियाओं के ज्ञानी शक्तिशाली लोगों ने एक भयानक माहौल महसूस किया जब उन्होंने पहचाना कि लाल वस्त्र क्या दर्शाते हैं। उनकी धारणा ने उस क्षण की पुष्टि की जब इस तरह की भ्रामक स्क्रीन की अनुमति देने की हास्यास्पद क्षमता, जो उनके दुनियाओं से सैकड़ों मील दूर एक पूरी तरह से अलग वातावरण को चित्रित करती है, उनके सभी विचारों की पुष्टि करती है, क्योंकि वे आश्चर्यचकित थे कि आखिर किसने दिव्य लोगों के क्रोध को अर्जित किया था। उन्हें यह नहीं पता था कि इसे संभव बनाने के लिए ग्रैंडमास्टर ब्रेडरल ने कई सेलेस्टियल्स को निर्देश दिया था कि वे अंतरतारकीय युद्धपोतों को उस प्रमुख युद्धपोत के अलावा, जिसमें वे क्रिक्सस और एथेना के साथ थे, मैगस विश्व के आसपास के चतुर्थांश में स्थित कई प्रमुख विश्वों की ओर जाने का निर्देश दें। इसका अर्थ था कि 10 अंतरतारकीय युद्धपोतों को 100 से अधिक प्रमुख विश्वों की दूरी को कवर करने के लिए फैलाया गया था, जिनका या तो मैगस विश्व और साधना विश्व से संबंध था या वे इनके बारे में जानते थे। साथ ही इन दो शक्तियों के केंद्र में होने वाले युद्ध के बारे में भी जानते थे। इन असंख्य जहाजों में वैसी ही तकनीक थी जैसी नूह ने उन्हें नर्क के प्रथम क्षेत्र के द्वार के बाहर करते देखा था, यानी एक भ्रामक पर्दा बनाने की तकनीक जिससे कई लोग देख सकें। इसी तकनीक का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा था, क्योंकि कई जहाज कई प्राइम वर्ल्ड के पास से गुजरकर एक भ्रामक पर्दा बना रहे थे जिस पर बेहद स्पष्टता से वीडियो दिखाया जा रहा था। ग्रैंड मास्टर ने तब थोड़ी दिलचस्पी दिखाई जब नूह ने आगे बताया कि वह अपना अलग रास्ता दिखाना चाहता था, जिसमें पूरे ग्रह का विनाश नहीं था, बल्कि एक शो प्रस्तुत करना था।
संपूर्ण विश्व के विनाश को रोकने के लिए, केवल जिम्मेदार लोगों को मार गिराने के लिए और साथ ही साथ बढ़ती अराजकता को कम करने के लिए भय का उपयोग करने के दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नूह ने सभी के सामने एक शो प्रस्तुत किया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 345। दयालु संत, क्रूर अत्याचारी। अपने संसार के आकाश के ऊपर स्क्रीन को देखने वाले कई प्राणियों ने युद्ध राजकुमारी की छवि को पहचाना, जो पहले से ही व्यापक रूप से ज्ञात थी, जो हाल ही में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई जब उसने हाल ही में इन्फिनल हंट में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। कुछ लोगों ने क्रिक्सिस की छवि को पहचान लिया, जिनमें से अधिकतर लोग साधना जगत के थे, क्योंकि वे चमकती आंखों से देख रहे थे कि यह शिष्य स्क्रीन पर भव्य रूप से प्रकट हुआ। अधोलोक में सुडोलेलिना शुद्ध रक्त पिशाचों की सेना से घिरी हुई थी, जो गंभीर भाव से उसे देख रहे थे। उसकी मोहित निगाहें काले बालों वाले पुरुष पर टिकी थीं और उसकी आंखों से तीव्र रोशनी चमक रही थी। उसके कंधों पर एक छोटा पेंगुइन बैठा था, जिसकी चोंच ऊंची उठी हुई थी। उसकी मनमोहक आंखें ऊपर के पर्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि उसका संत क्षेत्र सार उस छवि को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अन्य हॉबिंगर्स की राक्षसी आकृतियां, जिन्होंने वैम्पायर्स की रक्त रेखाओं को अवशोषित करने के बाद विभिन्न रूपांतरण किए थे, वे भी उनके ऊपर स्क्रीन को देख रही थीं, जिनमें से कुछ इसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे ग्रिनितलिच सम्राट के साथ नारकीय क्षेत्र में थे और कौशल अंक अर्जित करना जारी रखे हुए थे। उनकी आंखें इस अद्भुत भ्रामक स्क्रीन पर टिकी रहीं, क्योंकि अंततः कुछ बदल गया था। मैगस वर्ल्ड ने भारी मात्रा में अराजकता फैलाई है और बहुत पहले ही विनाश का फैसला सुना दिया था। लेकिन एक गूंजती हुई आवाज भ्रामक स्क्रीन से गूंजने लगी, जो लक्षित दुनियाओं में फैल गई, जहां ग्रैंडमास्टर व्रेडरल अपना संदेश फैलाना चाहते थे और बोलते रहे। उद्धरण चिन्ह ... मेरा नया शिष्य चीजों को एक अलग तरीके से आजमाना चाहता था और एक बिल्कुल नए रास्ते का उपयोग करके न्याय लाना चाहता था। यही वह है जो आप देखने वाले हैं, अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए न्याय और उससे व्यवस्था और संतुलन की वापसी। उनके शब्द समाप्त होते ही कई शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे उदास हो गए। उनकी निगाहें पूरी तरह से स्क्रीन पर शुरू हुई घटनाओं पर टिक गईं और चारों ओर बेचैनी की भावना फैल गई। इस फैसले को लागू करने वाले शिष्य एथेना और क्रिक्सिस होंगे, जो शून्य क्षेत्र के शिष्य हैं और जो इस अराजकता के लिए जिम्मेदार ताकतों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मैगस दुनिया में उतरेंगे। ... प्रभावशाली और शक्तिशाली हस्तियां पहली बार आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। वे जानते थे कि मैगस वर्ल्ड को नियंत्रित करने वाली शक्ति ब्लैक सरपेंट का आदेश था, एक शक्तिशाली संगठन जिसके पास शून्य क्षेत्र के कई शक्तिशाली केंद्र थे और यहाँ तक कि आत्मा निर्माण क्षेत्र के कुछ प्राणी भी शीर्ष पर थे। दिव्यों के इस फैसले को लागू करने के लिए, इन सभी ताकतों का मुकाबला करने के लिए केवल 2 शून्य क्षेत्र के शिष्यों को भेजा जा रहा था। तारों के पार स्थित अनेक प्राणियों के चेहरों पर संदेह की झलक दिखाई देने लगी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि आकाशीय प्राणी इस कार्य से किस प्रकार का संदेश भेजना चाह रहे हैं। नूह और एथेना जिस विशाल प्राइम वॉरशिप पर खड़े थे, उसके सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और उनके शरीर शून्य लोक की आभा में लिपट गए। उनकी आकृतियां शांति से तैरती हुई बाहर निकलीं और वे मैगस लोक की ओर उड़ने लगीं। इस दृश्य को देखकर कई लोगों की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि दिव्य देवता शून्य लोक में 2 प्रतिभाशाली शिष्यों को भेजने के बारे में वाकई गंभीर थे, ताकि वे आत्मा निर्माण लोक तक पहुंचने वाले शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़े हो सकें। वे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि कैसे भ्रामक पर्दा नूह और एथेना के दृष्टिकोण का बारीकी से अनुसरण कर रहा था। मैगस दुनिया की विशेषताएं अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थीं, जैसे जैसे उनकी आकृतियां नीचे उतर रही थीं और प्रकाश की सुनहरी फिल्म से गुजर रही थीं, जो अब पूरे विश्व को ढक रही थी। सुनहरे प्रकाश का यह अवरोध न केवल स्थानिक गतिविधियों को रोकता था, बल्कि जो भी प्राणी प्राइम युद्धपोत को चला रहे डोमेन विस्तार विशेषज्ञ की अनुमति के बिना इसे तोड़ने की कोशिश करता था, उसे अपने सभी प्रयास व्यर्थ लगते थे, क्योंकि अवरोध ने सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया था। जैसे ही नूह की आकृतियां मैगस वर्ल्ड के समताप मंडल को भेदती हुई एक खास दिशा में नीचे उतरने लगी, नूह और एथेना दोनों ही भाग्य विवेक का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अराजकता का आभामंडल सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है। उनकी खोजें उन्हें सीधे मैगस वर्ल्ड के केंद्रीय भूभाग की ओर ले जा रही थीं, जहां ऑर्डर ऑफ द ब्लैक सरपेंट स्थित था। गड़गड़ाहट, उनके शरीर कांप उठे और वे तेजी से आगे बढ़ते हुए अब तनावग्रस्त राजधानी की भव्य इमारतों के ऊपर आसमान में पहुंच गए। इन ताकतों के आगे सर प्राणी ने नूह और एथेना की ओर एक उग्र अनिच्छा भरी नजर से देखा, क्योंकि उसकी उमड़ती हुई आभा उसके शरीर से एक पागल कर देने वाले अंदाज में ऊपर उठने लगी थी।
तुम पाखंडी लोग हमें इस तरह अपमानित करना चाहते हो, अपनी ताकत का संदेश देने के लिए कमजोर शिष्यों को भेज रहे हो। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था क्योंकि वह सीधे नूह और एथेना की ओर बात नहीं कर रही थी, बल्कि केवल उनकी दिशा में बोल रही थी, क्योंकि उसके शब्द सेलेस्टियल्स और उन सभी लोगों के लिए थे जिनके बारे में वह जानती थी कि वे भी संभवतः उसी तरह का एक भ्रामक स्क्रीन देख रहे होंगे जैसा कि वे देख रहे थे। क्या तुम सब नहीं देखते? इन पाखंडी दिव्यात्माओं के पास कोई नैतिक दिशा निर्देश नहीं है। न्याय और व्यवस्था के नाम पर वे जिसे चाहे मार सकते हैं। इस प्रकाश विस्तार में वे केवल अत्याचारी हैं। आज भले ही मेरी दुनिया को निशाना बनाया जाए, लेकिन अगली बार उन्हें तुम्हारी दुनियाओं के साथ ऐसा ही करने से कौन रोकेगा? कुछ ही दिनों में ज्वाला जनित दुनिया या अधोलोक के विनाश का फैसला सुनाने से उन्हें कौन रोकेगा? उसकी अनिच्छा उसकी आवाज में साफ झलक रही थी जब उसके आसपास उसके जैसे ही ओहदे वाले दो लोग खड़े थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और जो लंबा कद दर्शाता था, और दूसरी एक कम कपड़े पहने अपने यौवन काल में एक महिला थी जिसके चेहरे पर भी वैसा ही जहरीला भाव था। मैगस वर्ल्ड में घटित होने वाली घटनाओं को दिखाए जा रहे अनेक विश्वों में प्रतिबिंबित किया गया जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द ब्लैक सरपेंट के नेता के शब्दों को सुना, जिसका उत्तर देने वाली एथेना थी, क्योंकि उसके चारों ओर असंख्य एम्पायरियन गार्ड सामूहिक रूप से दिखाई देने लगे थे। हम दिव्य लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप हमें संत मानते हैं या घृणित अत्याचारी। गड़गड़ाहट। उनके ऊपर आसमान में एक सुनहरा रंग छा गया, क्योंकि भाग्य में निपुण लोगों के लिए हजारों भाग्य रेखाएं मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। अन्य लोग केवल एथेना की आभा को देख रहे थे जो असीम रूप से बढ़ रही थी, क्योंकि उसके द्वारा बुलाई गई कई सुनहरी आकृतियां प्रकाश की धारियों में बदल गईं जो उसके शरीर में विलीन हो गईं। हम जिस चीज की परवाह करते हैं वह है इस प्रकाश विस्तार की व्यवस्था और संतुलन, इस तेजी से अराजक होते ब्रह्मांड का संतुलन। जैसे ही सुनहरी रोशनियां उसमें विलीन हुई, एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी, एक देदीप्यमान आकृति का आभास हुआ जो सिर से पैर तक सुनहरे कवच, विशाल चमकते प्रकाश पंखों से ढकी हुई थी, और एक धड़कता हुआ सुनहरा हथौड़ा उसकी ओर प्रकट हुआ, जिसने स्वयं को उन तीन आकृतियों की ओर लक्षित किया जिनकी ओर भाग्य ने सबसे अधिक अराजकता का संकेत दिया था। ये वही आकृतियां थीं जिन्हें शून्य और संत क्षेत्र में असंख्य प्राणियों ने शीघ्रता से घेर लिया था ताकि वे आकाश में हमलावरों से सभी तरफ से उनकी रक्षा कर सकें। आप सभी ने आसपास के तारों में कला और अराजकता फैलाई है और आपका फैसला है मृत्यु। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने ये शब्द समाप्त किए, एक तेज प्रकाश चमक उठा। नूह ने उन हजारों प्राणियों की ओर देखा जिन्हें वह इस एकल केंद्रीय भवन के ऊपर महसूस कर सकता था जहां सर्प रानी सबसे आगे खड़ी थी। हजारों अन्य प्राणी मैगी के इस केंद्रीय आधार के चारों ओर घूम रहे थे जिनके शरीर पर अराजकता की आभा थी। उनके साथ असंख्य साधकों के निर्जीव शरीर थे जिन्होंने अपने चेहरे को छिपाने वाले वस्त्र पहन रखे थे। उनमें से कई लोग मागी के दल में मिल गए और निर्जीव भाव से उनके दिए गए आदेशों का पालन कर रहे थे। नूह ने ये सब देखा और आह भरकर खुद ही असंख्य एम्पायरियन गार्ड्स को बुलाना शुरू कर दिया, इस मेगस वर्ल्ड को पूरी तरह से विनाश से बचाने के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे इस अराजकता को शुरू करने वाले सभी लोगों के खून से इसकी केंद्रीय भूमि को लाल रंग में रंगना होगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 346। भक्षक पंखों वाला सर्प। सर्प रानी कैरा, जो मैगस विश्व के शीर्ष पर खड़ी थी, प्रकाश से झिलमिलाती स्वर्ण आकृतियों को देख रही थी, क्योंकि दिव्यों की विचारधारा अत्यंत सटीकता के साथ उसके हृदय तक पहुंच रही थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं, जब तक प्राणी उनसे डरते और उनकी आज्ञा मानते हैं, जब तक उन्हें उनकी भयानक शक्ति का एहसास है, बस यही मायने रखता था। उसका क्रोधी भाव धीरे धीरे भावशून्य होता गया। उसकी इंद्रियां उन असंख्य जादूगरों को भांप रही थीं जो उसके चारों ओर केंद्रीय आधार समूह में जमा थे और दो हमलावर दिव्य शक्तियों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये दृश्य देखकर मानो सर्प रानी के मन में कुछ कौंधा हो, जैसे भावशून्य शब्द उसके लाल होठों से निकल रहे हों और उसका शरीर शक्ति से भर उठा हो। ऐसा ही हो। भक्षण करने वाला पंख वाला सर्प। गड़गड़ाहट। जैसे ही एक कौशल डाला गया, एक लाल प्रकाश आसमान में फैल गया। आत्मा फोजिंग क्षेत्र में शक्ति के साथ एक विशाल आभा बह निकली जो पागलपन की हद तक जारी हुई। इस आभा का एक महत्व था जिसे आसपास के प्रत्येक प्राणी द्वारा महसूस किया जा सकता था, क्योंकि आत्मा निर्माण क्षेत्र में खड़े लोगों ने अपनी आत्माओं को मजबूत करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो शक्ति की आभा छोड़ी थी, उससे उनके विरुद्ध खड़े लोगों पर दबाव जमने लगा था। यह आत्मा की शक्ति थी, एक गूढ़ शक्ति जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। लेकिन जिन प्राणियों के विरुद्ध सर्प रानी थी, उनके पास और भी अधिक भयानक तकनीकें थीं,
जिनसे वे भाग्य के सर्वोच्च नियम का उपयोग कर सकते थे। उनके शरीर पर संघनित असंख्य भाग्य रेखाएं उन्हें आत्मा को क्षति पहुंचाने की क्षमता प्रदान करती थीं, साथ ही उन्हें एक ऐसा सुरक्षा स्तर प्रदान करती थीं जो किसी और के पास नहीं था। जैसे ही नूह ने देखा कि सर्प रानी का आभामंडल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके शरीर का तेजी से विस्तार होने लगा है। कई मीटर मोटे गहरे लाल रंग के शल्क खतरनाक गति से बढ़ रहे हैं और इस प्राणी ने एक राक्षसी प्राणी में रूपांतरण शुरू कर दिया है। उसके फैलते हुए आकार के दोनों ओर दो जादूगर आसमान में तैर रहे थे। जैसे वे सर्प रानी के परिवर्तन को देख रहे थे, उनके हाव भाव अनिच्छा के थे, जैसे वे नूह और एथेना की झिलमिलाती आकृतियों की ओर मुड़े और उससे भी ऊपर उस भयानक युद्धपोत की ओर जो उन्हें और उनके पूरे ग्रह को विघटित कर सकता था। उन्हें आकाश में दो शून्य क्षेत्र के प्राणियों से डर नहीं था, क्योंकि वे आत्मा निर्माण क्षेत्र में अपनी शक्ति पर आश्वस्त थे, लेकिन उन्हें डर था कि ये दिव्य प्राणी अंततः उन कार्यों को करेंगे जो वे हवा में दो शिष्यों को मारने के बाद करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मौत का साया उनकी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी निगाहें उस विशालकाय जहाज पर टिकी थीं जो अंतरिक्ष में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी निगाहें गलत दिशा में थीं, क्योंकि यह निश्चित रूप से उनकी मौत का कारण नहीं था। दोनों मैगी ने अपनी रक्त रेखा क्षमताओं को सक्रिय कर लिया, क्योंकि उनके शरीर का भी विस्तार हुआ और परिवर्तन होने लगा। अनेक तराजू फैल गए, जिनमें से एक में पूरी तरह से काली आभा थी, जबकि दूसरे में लाल प्रकाश चमक रहा था, जिससे उनका आकार तेजी से दसियों मीटर तक बढ़ गया। दुनिया भर में देख रहे असंख्य शक्तिशाली प्राणियों के चेहरे इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर गंभीर हो गए। उनके तारों के ऊपर लगे भ्रमात्मक पर्दे उस राजसी रूप को दिखा रहे थे जिसमें मैगस दुनिया का नेता परिवर्तित हो गया था, और यह एक विशाल 9 सिर वाले पंख वाले सर्प का भयानक रूप था। दहाड़ भक्षक पंखों वाला सर्प जब हवा में शानदार ढंग से तैर रहा था, तो उसके असंख्य सिरों की गर्जना से हवा कांप उठी। उसके 9 सिर खतरनाक ढंग से लहरा रहे थे और प्रत्येक सिर अपने रंग से चमक रहा था, जो कई तत्वों पर कुशल नियंत्रण का प्रतीक था। आत्मा निर्माण क्षेत्र में इस अद्भुत शक्ति को देखकर कई लोगों ने ये निश्चय किया कि दिव्यों द्वारा भेजे गए विरोधी अत्यंत बेमेल थे। वे अफवाहों और जासूसों से सर्प रानी कहलाने वाली शक्ति को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी करीब से नहीं देखा, क्योंकि असंख्य तारों के ऊपर लगे भ्रामक पर्दों में उसकी भव्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। ये बात और भी पुष्ट हुई जब उसकी भयानक शक्ति से भरी गूंजती आवाज ऐसे गूंजी मानो वह उनके ठीक सामने खड़ी हो। यदि वह पाखंडी महागुरु स्वयं मुझसे मिलने नीचे नहीं आता, तो वह मेरे साथ साथ अपने शिष्यों के शव भी लेने आ सकता है। हाँ, आकाश में तैरती भक्षक पंख वाली सर्पिनी जानती थी कि दिव्य शक्तियों के आक्रमण से आज उसे अपनी समस्त शक्तियों सहित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं से भी आकर उनके कानों में बकवास जैसी बातें उगलने वाली किसी बड़ी शक्ति के प्रति अन्याय और निराशा की इस भयावह भावना के बीच वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें इसे स्वीकार करना ही था। तो वे इसे स्वीकार तो करते, लेकिन वे दूसरों को भी, खासकर जिम्मेदार लोगों के अन्यायों को, गिरा देते। भक्षक पंख वाले सर्प की असंख्य आंखें उससे 1 मील से भी कम दूरी पर खड़े 2 प्राणियों की चमकती सुनहरी आकृतियों पर केंद्रित थी। उसका विशाल शरीर, जिसका आकार लगभग 40 मीटर था, शक्ति से कांप रहा था, क्योंकि उसके साथ 2 कम भयावह पंख वाले सर्प भी जुड़े हुए थे। उसके बगल में खड़े 2 आत्मा निर्माण क्षेत्र के जादूगर एक काले पंख वाले सर्प और एक ज्वाला पंख वाले सर्प में परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने अपने स्वयं के शानदार रूप धारण कर लिए थे, जो आकार में उसके अपने रूप से कुछ ही मीटर छोटे थे। काले पंखों वाले सर्प के शरीर में अंधकार की लपटें घूम रही थीं, तथा उसका शरीर खतरनाक शक्ति से स्पंदित हो रहा था, जबकि ज्वाला पंखों वाले सर्प के शरीर के चारों ओर पिघली हुई लपटें निकल रही थीं, जिससे आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। उनमें से शक्ति की एक जबरदस्त अनुभूति निकली और धीरे धीरे आकाश के अंतराल विभिन्न रूपों और रंगों के सांपों और बेसिलिस्क से भरने लगे, जिनके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्तियां थीं। काले सर्प के आदेश की सेनाओं ने अपना भय पूरी तरह से वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने वंश की शक्ति का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के भयानक सर्पों की एक भयावह सेना में तब्दील हो गए थे। आकाश जल्द ही मागस जगत के केंद्रीय शक्ति आधार से आए प्राणियों के बिंदुओं से भर गया, जिनकी संख्या हजारों में पहुंच गई और वे पौराणिक से लेकर शून्य लोक तक फैले हुए थे। उनके बीच आत्माविहीन मृत साधक, जो दिव्य दंडकों जैसे प्राणियों में बदल गए थे, इन क्रूर मागियों के रिक्त स्थानों को भर रहे थे। ये केवल ब्लैक सरपेंट ऑर्डर के सदस्य थे, जिनके पास लीजेंडरी रैंक से ऊपर की शक्ति थी, और लाखों अन्य सदस्य, जिनके पास निम्न शक्ति स्तर था, मेगस वर्ल्ड के केंद्रीय भूभाग में फैले हुए थे, जो अनिश्चितता और भय के साथ घटित हो रही घटनाओं को देख रहे थे।
आकाश में एकत्रित शक्तियों का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे आत्मा निर्माण क्षेत्र के शिखर पर एक भक्षक पंख वाला सर्प था, जिसकी शक्ति किसी भी क्षण अगले क्षेत्र में प्रवाहित होने में सक्षम प्रतीत होती थी। उसके दोनों ओर एक काले पंख वाला सर्प और एक ज्वाला पंख वाला सर्प था, जो अपने अपने वंश की तात्विक ऊर्जाओं से कांप रहा था। प्राइम वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली प्राणी, जिन्हें मैगस वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, ब्लैक सर्प ऑर्डर के ब्लडलाइन मैगी, जिनके बारे में सभी जानते थे कि उनके लिए सेलेस्टियल्स के हाथों मौत आने वाली थी, वे सभी पूरी तरह से तैयार और परिवर्तित हो चुके थे, क्योंकि उनकी क्रोधित और निराशाजनक निगाहें उनके सामने शांति से तैर रहे दो प्राणियों की ओर मुड़ गईं। इस लगातार बढ़ती हुई सेना के सामने एथेना और नूह की चमकदार सुनहरी आकृतियां अपने हथियार आगे बढ़ा रही थीं। उनकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि यह जबरदस्त ताकत कुछ खास है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 347। चमकती हुई तलवारें आसमान को भेदती हैं। नूह और एथेना के दृष्टिकोण से चित्रित इस दृश्य को देख रहे अनेक प्रमुख विश्वों की असंख्य शक्तियों को ये देखना अद्भुत लगा, क्योंकि वे इन दो प्राणियों के विपरीत खड़े अनेक सर्पों की सेना से सार के अभिसरण को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे अपने दिल में जानते थे कि वे अपने जीवन में कभी भी इस स्थिति में नहीं आना चाहते थे। फिर भी इस भयानक सेना का सामना कर रहे दोनों प्राणियों की आंखें शांत थीं। एक की आंखें सोने की चमक से जगमगा रही थीं, उसका शरीर पूर्ण स्वर्ण कवच और चमकते सुनहरे पंखों से ढका हुआ था, जहां से केवल उसकी अविचल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। दूसरे का रूप और भी अनोखा था। उस पर एक सुनहरा वस्त्र शाही ढंग से लिपटा हुआ था। उसकी पीठ से भव्य सफेद सुनहरे पंख रंगों की एक शानदार श्रृंखला में उभरे हुए दिखाई दे रहे थे, और उसका चेहरा शांत था। दोनों देवगण अपने सामने पूरी सेना के इस अद्भुत दृश्य को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। मैगस वर्ल्ड के अंतरिक्ष के ऊपर तैरते हुए प्राइम वॉरशिप में ग्रैंड मास्टर इस दृश्य को बारीकी से देख रहे थे। उनकी शक्ति किसी भी क्षण कुछ गलत होने पर कूदने के लिए तैयार थी। हालांकि एथेना और क्रिक्सिस को मैगस की दुनिया में जाने की अनुमति देना उनके लिए आसान लग रहा था, फिर भी उन्हें अपनी बात मनवाने से पहले कई ग्रैंड मास्टर्स को संदेश भेजने पड़े। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यह प्रयोग केवल इन दो आदर्श शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए होगा, और उनकी निगरानी में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार वे उन असंख्य शक्तियों से भी अधिक उत्सुकता से देख रहे थे, जो अपने ग्रहों के ऊपर लगे भ्रामक पर्दों पर नजर रख रही थीं। यह मौत है, क्रोधित भक्षक पंख वाले सर्प ने ऊंची आवाज में कहा। उसके शब्द युद्ध की शुरुआत के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे थे। ओह! जब नूह ने शांत आंखों से असंख्य सांपों को अपनी ओर आते देखा तो ऊर्जा की विशाल लहरें फूट पड़ीं। यह एक भयावह दृश्य था, क्योंकि दूर स्थित अनेक ग्रहों से देख रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि यह विशाल शक्ति आकाश में तैर रहे दो प्राणियों की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस तीव्र गति से आती हुई शक्ति के प्रत्युत्तर में नूह एथेना की ओर मुड़ा और उस वीर दिखने वाली आकृति से पूछा, पहले मैं पहल करूं या तुम? उनके मन में इस भावशून्य और संवादहीन वरिष्ठ शिष्य के प्रति थोड़ी सी रुचि बनी रही, जिसके साथ उन्होंने पिछले महीने में कई बार बहस की थी। हर बार जब वे लड़ते थे तो वह हमेशा युद्ध में बढ़त बनाए रखता था, क्योंकि वह खुद को उसके बराबर भाग्य रेखाओं तक सीमित रखती थी। लेकिन उसके कौशल, जो कौशल बिंदुओं से पूरी तरह से उन्नत थे और कई अन्य क्षमताओं से प्राप्त असंख्य निष्क्रिय बढ़ावाओं ने उसे ऐसा बना दिया कि वह कभी भी उस पर जीत हासिल नहीं कर सकती थी। फिर भी प्रत्येक युद्ध के अंत के बाद उसे केवल यही महसूस होता था कि लड़ाई उसके लिए और भी कठिन होती जा रही है। ये राक्षसी एथेना अपनी शक्तियों के साथ बेहद तेजी से तालमेल बिठा रही थी, यहाँ तक कि खुद को एक निश्चित संख्या में भाग्य रेखाओं तक सीमित रखते हुए भी। आखिरी कुछ मुकाबलों में उसकी बढ़ी हुई क्षमताओं के बावजूद मुकाबले वास्तव में ड्रॉ रहे। यह इस प्राणी की चौंकाने वाली प्रतिभा थी, जो जाहिर तौर पर एक महान भाग्य भी धारण कर रही थी। वह पहले से ही उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी देख सकता था। ये तथ्य कि उसे युद्ध से प्यार था, यही एकमात्र बात थी जो वह उसके बारे में समझता था। एथेना की नजरें सबसे शक्तिशाली भक्षक पंख वाले सर्प पर टिकी थीं, जो तेज गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। तभी उसने जवाब दिया, जूनियर भाई, चूंकि यह एक मिशन है जो आपने प्रस्तावित किया था, तो क्यों ना आप हमें इसकी शुरुआत कराएं और मुझे वे कौशल दिखाएं जो आप मुझे पहले नहीं दिखा सके। अपने शरीर पर पड़े सुनहरे वस्त्र से शक्ति के विशाल स्रोत को महसूस करते हुए, साथ ही अपनी पीठ पर एम्पायरियन आर्मामेंट से आए शानदार पंखों को महसूस करते हुए नूह मदद नहीं कर सका, लेकिन सेलेस्टियल्स से प्राप्त कौशल के पागलपन भरे बढ़ावा पर अपना सिर हिलाया। दो क्षमताओं में अधिकतम कौशल अंक डालने के बाद
एम्पायरियन गार्ड्स ने उन्हें अपार प्रकाश से बने 6 प्राणियों को बुलाने की अनुमति दी क्योंकि एम्पायरियन आर्मामेंट ने उन्हें अवशोषित किए गए प्रत्येक एम्पायरियन गार्ड के लिए आत्मा क्षति, शारीरिक क्षति, गति और रक्षा में 30% की वृद्धि प्रदान की। इससे उसे उपरोक्त सभी विशेषताओं में 180% की आश्चर्यजनक वृद्धि प्राप्त हुई, जो कि उसके ऊपर पड़े सुनहरे वस्त्र के रूप में थी, जिससे उसे जबरदस्त सुरक्षा मिली और उसका शरीर उससे भी अधिक हल्का महसूस हुआ जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसने लेसर कथुलू की अंतरिक्ष के बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखा था। उसके दोनों हाथों में पकड़ी हुई सुनहरी तलवार और ढाल ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अपनी ओर आने वाली किसी भी चीज से बचाव और हमला कर सकता है। यह आत्मविश्वास और भी बढ़ गया जब उसने महसूस किया कि उसकी भाग्य रेखाएं उसके शरीर के भीतर गूंज रही हैं। वह अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था और इन शानदार भाग्य रेखाओं के बूस्ट को माप नहीं सका था, जो सेलेस्टियल्स को उनसे उच्च स्तर के प्राणियों से लड़ने की अनुमति देता था। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा, आज इस लड़ाई ने उसे बहुत सी चीजें सीखने का मौका दिया है। एथेना के शब्दों के अनुसार उनके स्पैरिंग मैचों के दौरान उन्होंने केवल एम्पायरियन गार्ड्स और एम्पायरियन आर्मामेंट का ही उपयोग किया था, क्योंकि एथेना और वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि अगले 2 कौशल ऐसे थे जो डाले जाने पर आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते थे, कि वे स्पैरिंग में उपयोग किए जाने वाले कौशल नहीं थे और इस प्रकार नूह या एथेना ने पहले कभी इन कौशलों का उपयोग नहीं किया था। नूह के विचार तेजी से चलने लगे जब उसने उस पहले कौशल को देखा जिसे वह आजमाना चाहता था, और जब उसने उस पर अधिकतम स्वीकृत कौशल अंक लगा दिए तो उसने कौशल में होने वाले बदलावों की पुष्टि कर दी। मुक्ति का प्रहार 5/5 मुक्ति के ब्लेड से अपने विरोधियों पर प्रहार करके उनकी आत्माओं को शुद्ध करें। ये ब्लेड निराकार होने के साथ साथ भौतिक भी है, जो जोड़ 300% भौतिक और जोड़ 300% आत्मिक क्षति पहुंचाता है। प्रति कास्ट 5 मुक्ति के ब्लेड की सीमा। नूह ने कौशल की अद्भुत संख्या और ब्लेडों की संख्या के विवरण को देखा, जो घातक सांपों की असंख्य आकृतियां थीं जो उसकी ओर दौड़ रही थीं, जिनमें सबसे आगे वाले 3 सबसे खतरनाक थे। उसके चेहरे पर एक भावशून्य भाव उभर आया जैसे ही उसने सांस छोड़ी और खुद को तैयार किया, ये परखने के लिए तैयार कि क्या वह दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए अगले स्तर के लोगों को आसानी से हरा सकता है। उसका मन पूरी तरह से तैयार और खून खराबे के लिए तैयार था। ये खूनी संघर्ष ही इस ग्रह को बचाएगा और केवल उन लोगों को मार गिराएगा जो तारों में फैलने वाली भारी अराजकता के बीज बोने के लिए जिम्मेदार थे। वह जानता था कि वह यहाँ बहुत ही मुश्किल स्थिति में है क्योंकि वह सेलेस्टियल्स की श्रेणी में शामिल हो गया था और उनके जैसे ही मिशन भी चला रहा था। फिर भी वह खुद को पूरी तरह से उनके खिलाफ नहीं करना चाहता था क्योंकि वह उनके काम करने के तरीके से सहमत नहीं था। यह एक बहुत ही पतली रेखा थी जिस पर चलना था, और ये परीक्षण, मैगस वर्ल्ड पर यह रक्तपात, ये देखने का पहला कदम होगा कि क्या वह उनसे अलग तरीके से काम कर सकता है। जैसे ही उसके होठों से हल्के शब्द निकले, उसकी निगाहें सांपों की क्रूर आक्रमणकारी सेना से टकरा गईं। मुक्ति का प्रहार, गड़गड़ाहट, आसमान में एक सुनहरी छटा फैल गई और आसपास मौजूद सभी लोगों को एक भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। आसमान से ब्लेड की नुकीली धारें दिखाई देने लगीं और धीरे धीरे सुनहरे रंग का रंग बदलने लगा। ब्लेड इतने विशाल थे कि उनकी शारीरिक बनावट 10 मीटर चौड़ी होने के कारण साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि अनेक ब्लेडों के नुकीले सिरे बादलों की परत को भेदते हुए भयंकर गति से नीचे उतरने लगे। वूम, जैसे जैसे ब्लेड बादलों की परत को चीरते हुए और भी स्पष्ट होते गए, देखने वालों को सुनहरे मूठों से जुड़ी तीक्ष्ण सफेद ब्लेड दिखाई देने लगी। ये 5 ब्लेड अपने साथ धार्मिकता की एक सुनहरी आभा लिए हुए थे जो मानो सीधे काले सर्प के आदेश की सेना पर टूट पड़ रही हो। नूह का अपना शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी भाग्य रेखाएं मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। उनकी उपस्थिति मुक्ति के प्रहार की ताकत को और भी बढ़ा रही थी क्योंकि बढ़ी हुई शारीरिक और आत्मा की क्षति के अलावा ब्लेड अपने लक्ष्यों की ओर और भी तेजी से बढ़ रहे थे। भक्षक पंख वाले सर्प ने आश्चर्य से अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमा ली क्योंकि उसने ये जबरदस्त हमला महसूस किया था जो किसी भी तरह से शून्य क्षेत्र में किसी से नहीं होना चाहिए था। इससे वो पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उसके असंख्य सिरों ने आकाश की ओर मुंह कर लिया और अपने चौड़े भयानक मुंह खोल दिए जिससे तात्विक ऊर्जा के विशाल रंगीन विस्फोट निकले जो नीचे गिरते हुए ब्लेडों का विरोध करने के लिए दौड़ पड़े। धमाका, मुक्ति के ब्लेडों का साधारण आकार ही ऐसा था कि आत्मा निर्माण क्षेत्र में उपस्थित किसी प्राणी के भयानक हमले केवल ब्लेड के सिरों पर ही प्रहार करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे कटे हुए हैं। ब्लेड स्वयं नीचे की ओर गिरते रहते थे तथा उन्हें सुनहरे प्रकाश की चमक से ढक लेते थे। भाग्य का सर्वोच्च नियम उन्हें सहारा देता था
तथा वे भक्षक पंख वाले सर्प के हमलों का सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे आकाश में कुंडली मारे बैठे असंख्य सर्पों की पंक्तियों से टकराते रहते थे। बूम बूम बूम, सोने का रंग फूट पड़ा और उसके तुरंत बाद खूनी लाल रंग छा गया, क्योंकि मैगस वर्ल्ड में शुरू हुए रक्तपात को कई लोग मंत्रमुग्ध और अविश्वसनीय चेहरों के साथ देख रहे थे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 348 बेजोड़ न्याय। जहां भी ये विशाल मुक्ति ब्लेड गुजरे, वहां असंख्य प्राणी, चाहे उनकी शक्ति का स्तर कुछ भी हो, कट गए। ब्लेड नीचे की ओर ऐसे फिसल रहे थे मानो वे मक्खन काट रहे हों। केवल सोल फोर्जिंग रियल्म्स के विशेषज्ञों के अत्यंत शक्तिशाली शरीरों ने ही अपने शल्कों को फटते हुए महसूस किया, क्योंकि उन्हें भारी चोटें आईं। इन ब्लेडों का आकार इतना भयावह नुकसान पहुंचा रहा था, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़ाई की शुरुआत में ऐसा संभव होगा। जब अनेक प्रमुख विश्वों से देख रही असंख्य सेनाएं ये सब देख रही थीं, तो उनके जबड़े खुले रह गए, लगभग फर्श तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुनहरे सफेद पंखों और चमकती सुनहरी तलवार और ढाल वाले प्राणी ने एक ऐसा कौशल दिखाया जिसने पूरी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। अंडरवर्ल्ड में घमंडी सम्राट पेंगुइन एलेना के कंधों पर खड़ा था और उसके पंख हवा में विजयी भाव से उठे हुए थे। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं और वह जोर से सिर हिला रहा था। एलेना की आंखों में और भी ज्यादा मोह था जब वह अपने वैम्पायर प्रोजेनिटर को ऐसे हुनर दिखाते हुए देख रही थी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति इतनी सहजता से ये हुनर दिखा पाएगा। मुक्ति के प्रहार का ये सरल प्रयोग एक बहुत ही खूनी लड़ाई की शुरुआत मात्र था, क्योंकि एथेना की आंखें इस कौशल के सरल प्रयोग से होने वाले नुकसान की विनाशकारी सीमा को देखकर चमक उठीं, जिससे मुक्ति के 5 ब्लेड नीचे गिरे, जबकि वह एक ही प्रयोग में एक ब्लेड को बुला सकती थी। उसके दिमाग में और भी अधिक प्रश्न उठे, क्योंकि वह अपने बगल में मौजूद आदर्श प्राणी के रहस्यों को जानना चाहती थी, लेकिन युद्ध की उसकी प्यास ने उसे जीत लिया, क्योंकि उसने भयानक सर्पों की अव्यवस्थित सेना को देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ी। हाँ, उसकी गूंजती चीख ने एक अनुस्मारक का काम किया, क्योंकि स्तब्ध भक्षक पंखों वाला सर्प अनेक शक्तियों से जगमगा उठा, अपने असंख्य सिरों से प्राप्त अनेक तत्वों का कुशलता से प्रयोग करते हुए आकाश में आग के विशाल गोले बनकर प्रकट हुआ। उसके बाद बर्फ के भालों का एक तीखा समूह बना जो उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को भेदने की धमकी दे रहा था। काले सर्प के आदेश का नेता अपनी कई जन्मजात क्षमताओं का प्रयोग करता रहा, और सफेद पंखों वाली उस चमकती हुई आकृति को देखते हुए उसे एक अविश्वसनीय अनुभूति हुई। उसने पुष्टि की कि उसकी शक्ति शून्य क्षेत्र में है, लेकिन उसने जो क्षमता प्रयोग की थी वह आत्मा निर्माण क्षेत्र में किसी को भी घायल करने के लिए पर्याप्त थी। इस अविश्वसनीय वास्तविकता ने उसके ठंडे दिल में एक डर पैदा कर दिया, क्योंकि यह सब समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी क्षमताओं का प्रयोग जारी रखा, जबकि धरती के विशाल पत्थर भी नीचे गिरने लगे, जबकि अंधकार के विनाशकारी बम और हवा के ब्लेड और कई अन्य तात्विक हमले आसानी से आसमान में दिखाई देने लगे। भक्षक पंख वाला सर्प क्रोधित हो गया और उसने अपने सामने मौजूद 2 प्राणियों को कम नहीं आंका। उसने देखा कि उसके चारों ओर भयानक लाल रंग फैल गया है, क्योंकि सैकड़ों प्राणी सिर्फ उस एक हमले से मौत का सामना कर रहे थे। ओह! जैसे ही उसके द्वारा किए गए अनगिनत तात्विक हमले नूह और एथेना की आकृतियों की ओर बढ़े, एक युद्ध गर्जना गूंज उठी। वे दोनों निडर होकर आगे बढ़ रहे थे। नूह के बाएं हाथ की ढाल चमक रही थी और एक झिलमिलाता सुनहरा घेरा उसके शरीर को ढांक रहा था। एथेना का अपना शरीर एक सुनहरे धातु के कवच से पूरी तरह सुरक्षित था। जब वह आग के खतरनाक पिघले हुए गोले, पृथ्वी के पत्थरों और बर्फ के भालों के बीच से अंदर बाहर आ जा रही थी, उसके हाथ में जो हथौड़ा था वो उसके पास आने वाले किसी भी हमले को शानदार ढंग से ध्वस्त कर रहा था। उसके शरीर में हजारों भाग्य रेखाएं धड़क रही थीं। यह एक ऐसी छवि थी जो देखने वाले सभी लोगों के मन में उभर आई, जब उन्होंने 2 पंखों वाली आकृतियों को एक आत्मा निर्माण क्षेत्र रक्तरेखा जादूगर द्वारा किए गए विनाशकारी तात्विक हमलों के तूफान में बुनते हुए देखा। उनके शरीर एक सुंदर फैशन में सहजता से अंदर और बाहर बुन रहे थे। ऊपर से देख रहे ग्रैंडमास्टर के चेहरे पर गर्व की चमक थी, क्योंकि उन्होंने एथेना के शरीर पर हजारों भाग्य रेखाओं को थिरकते हुए देखा था। उनका वृद्ध हृदय भविष्य की ओर देख रहा था, क्योंकि वह एथेना के साथ लड़ने वाले राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति पर भी ऐसी ही भाग्य रेखाओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसने उन्हें एक बार फिर दिखाया था कि उनकी अपनी तकनीकों का उपयोग कितने अलग तरीके से किया जा सकता है। जब एथेना की बात आई तो उसके पास केवल शून्य क्षेत्र की शक्ति थी, और वो भी अपने चरम पर, लेकिन उसके शरीर में मौजूद हजारों भाग्य रेखाओं के कारण उसकी शक्ति पागलपन के स्तर तक बढ़ गई थी। यहाँ तक कि स्वयं नूह के पास भी वर्तमान में केवल 13,000 से कुछ अधिक भाग्य रेखाएं थीं,
लेकिन फिर भी उसने उनसे एक विशाल शक्ति की अनुभूति की और एथेना द्वारा खींची जा सकने वाली शक्ति का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसने अपने मूल में पहले से ही कितनी रेखाएं संघनित कर रखी थीं। ग्रैंडमास्टर लगातार इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे ये प्रतिभाशाली व्यक्ति भाग्य के संरक्षक की तकनीकों से और भी अधिक अनुकरणीय प्रभाव ला रहा था, क्योंकि उन्होंने मुक्ति के तेजस्वी ब्लेडों को सांपों की रक्तरंजित सेना में गायब होते देखा था और आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि क्रिक्सिस की धारणा वास्तव में कितनी राक्षसी थी। युद्ध राजकुमारी ने भक्षक पंख वाले सर्प द्वारा किए गए अनगिनत हमलों से बचते हुए अपने हाथों में लिए हुए सुनहरे हथौड़े पर अधिक ऊर्जा लगाई ताकि वह विशाल सर्प के सिर पर प्रहार कर सके, क्योंकि उसने विरोधी सेना के सबसे मजबूत प्राणियों को निशाना बनाया था। धमाका! उसके भयंकर हथौड़े का उतरना वास्तव में एक प्रस्तावना थी, जैसे कि आकाश से एक उज्ज्वल मुक्ति का ब्लेड तेजी से नीचे की ओर उतर रहा हो, जिसकी विशेषताएं नूह द्वारा फेंके गए ब्लेड से भिन्न थीं और उसका लक्ष्य भक्षक पंख वाले सर्प की अनेक गर्दनें थीं। युद्ध विस्फोटक रूप से जारी रहा, क्योंकि दो आत्मा निर्माण करने वाले काले पंखों वाले सर्प और ज्वाला पंख वाले सर्पों ने अपनी लाल आंखें नूह की ओर घुमाई। उनके शरीर पहले से ही हिल रहे थे, क्योंकि उस पर कई विनाशकारी कौशल डाले जा रहे थे। इसके साथ ही हजारों अन्य रक्तवंशी जादूगरों के हमले भी हुए, क्योंकि रूनिक शिलालेखों ने आकाश को खूबसूरती से रंग दिया था। इन रूनों का परिणाम घातक तात्विक मंत्र थे जो उसकी स्थिति की ओर दौड़े। नूह की निगाहें भावशून्य थीं, क्योंकि उसने अपना ब्लेड आगे की ओर इंगित किया और दूसरा कौशल डाला, जिसे उसने अभी तक डाला नहीं था, क्योंकि उसने इसमें अधिकतम संख्या में अनुमत कौशल अंक डाले थे। न्याय 5/5 आपके विरुद्ध खड़े सभी लोगों के लिए मृत्यु की घोषणा की जाती है। जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे और उनकी आत्माएं बिखर जाएंगी, क्योंकि वे भाग्य की नदी में खो जाएंगे। इस क्षमता को और भी उन्नत किया गया है, जिससे यह एक आक्रमण क्षेत्र बन गया है जो 100 मीटर के क्षेत्र में लक्षित प्राणियों को प्रभावित करता है। कौशल का वर्णन उपहास योग्य नहीं था, तथा कौशल का प्रयोग करने पर कौन प्रभावित हो सकता है, इसकी संभावनाएं लगभग अंतहीन थीं, क्योंकि अंतिम जोड़ा गया वर्णन तो सोचने के लिए भी हास्यास्पद था। कौशल ने कहा कि यह उन सभी के लिए मौत की घोषणा थी जो उसके खिलाफ खड़े थे, इसलिए नूह ने अपने दाहिने हाथ में प्रकाश की सुनहरी धार को पकड़ लिया और अपनी ओर बढ़ते हुए असंख्य जादूगरों की ओर इशारा किया और कौशल का प्रयोग किया। उसकी निगाह सबसे मध्य स्थान पर पड़ी, जहां दो आत्मा गढ़ने वाले जादूगर अपने आसपास के सभी प्राणियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। निर्णय, गड़गड़ाहट। उसने महसूस किया कि उसके शरीर से भारी मात्रा में मैना का रिसाव हो रहा है। यह मात्रा किसी भी अन्य दिव्य क्षमता से अधिक थी जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने सहज रूप से महसूस किया कि वह सीमा से बाहर जा रहा था और एक सेकंड बाद ही उसने कौशल को मैना की आपूर्ति बंद कर दी। लेकिन उसके विशाल भंडार ने पहले ही एक महत्वपूर्ण मात्रा में मैना दे दी थी, क्योंकि एक हास्यास्पद क्षेत्र पर हमला करने की क्षमता जो एक ही लक्ष्य के लिए हुआ करती थी, एक अत्यधिक उच्च क्षति पहुंचाने वाला कौशल जो कि नरकीय क्षेत्र में एक विपथन को भी मौत के घाट उतार देता था, सबसे आश्चर्यजनक तरीके से जीवित हो गया। उफ! उसके मन में एक ही विचार आया, जब इस हमले की आशंका से आसमान चीख उठा और कांप उठा। प्रमुख दुनियाओं के ऊपर भ्रामक स्क्रीन से देख रही असंख्य शक्तिशाली शक्तियां, जो मानते थे कि उन्हें अब और झटका नहीं दिया जा सकता, उन्होंने स्वयं को अपनी दृष्टि पर प्रश्न करते हुए पाया, क्योंकि हास्यास्पद अनुपात की एक क्षमता उनकी आंखों के सामने प्रस्तुत हुई। असंख्य सुनहरे भाले आकाश में सामूहिक रूप से प्रकट हुए, जो न्याय के धर्मी प्रकाश के साथ दृष्टि में आने वाली हर चीज को छेदने के लिए नीचे उतरे। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 349 रक्त से सने स्वर्ण वस्त्र। मेगस वर्ल्ड से जुड़े अनेक प्राइम वर्ल्डों के ऊपर स्थित भ्रामक स्क्रीनों से एक अविश्वसनीय दृश्य अनेक पर्यवेक्षक शक्तियों की आंखों के सामने घटित हो रहा था। गड़गड़ाहट। वे मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे कि कैसे पंखों वाले दिव्य ने अपनी तलवार आगे की ओर तान दी और अपने विरुद्ध खड़े लोगों पर अविश्वसनीय दंड लाया, क्योंकि अगले ही पल असंख्य सुनहरे भाले प्रकट होने लगे, मानो वे मैगस विश्व के विशाल आकाश में सूया हों। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनना कठिन था, क्योंकि वे 100 मीटर के क्षेत्र में दिखाई दिए। उनकी अत्यंत तीक्ष्ण नोकें आगे की ओर थीं और वे 100 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ छेदते जा रहे थे। स्पलिच। कुछ ही क्षण बाद खूनी धुंध फैल गई और युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस अविश्वसनीय शक्ति को देखकर कोई भी बोल नहीं पा रहा था। कई लोग मन ही मन पूछ रहे थे, क्या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थीं या ये सचमुच किसी शून्य लोक के प्राणी की शक्ति थी। इस घटनाक्रम से सिर्फ प्राइम वर्ल्ड्स में फैली शक्तियां ही हैरान नहीं थीं।
मैगस वर्ल्ड के ऊपर तैरते प्राइम वॉरशिप में बैठे ग्रैंडमास्टर, जो इस लड़ाई को गौर से देख रहे थे, अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक और हुनर, जिसका इस्तेमाल वे सैकड़ों सालों से करते आ रहे थे, इस नए प्रतिभाशाली शिष्य के हाथों में इस्तेमाल हो रहा था। इसी हुनर को इतने अलग ढंग से पेश किया गया कि उसे खुद से पूछना पड़ा, क्या ये वही हुनर है? क्या ये वही तकनीक है जो वो इतने समय से जानता था? इस एक हमले से युद्ध क्षेत्र का माहौल बदल गया था, क्योंकि जब एथेना चारों ओर फैले विनाशकारी तात्विक कौशलों से बच रही थी, तो उसका ध्यान 100 मीटर के क्षेत्र में खून से लथपथ हो चुके प्राणियों पर गया। केवल डार्क विंग्ड सर्प और फ्लेम विंग्ड सर्प ही बचे थे, जिनके शरीर पर भारी चोटें आई थीं। उनमें से अधिकांश नूह के हमले से होने वाली आत्मा की क्षति के कारण थीं, जिसके लिए उनके पास बहुत अधिक बचाव नहीं था। एथेना की आंखें एक अद्भुत चमक से चमक उठी, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को करीब से देखना चाहती थी, जिसने उसे उसकी कल्पना से भी ज्यादा हैरान कर दिया था। लेकिन उसका ध्यान उस अत्यंत शक्तिशाली आत्मा निर्माण क्षेत्र विशेषज्ञ भक्षक पंख वाले सर्प पर केंद्रित हो गया। उसकी अनोखी क्षमता दुश्मन के हर संभावित हमले की भविष्यवाणी पहले ही कर देती थी। इसी वजह से वह आसानी से बचकर युद्ध में आगे बढ़ पाती थी और खून की एक सिम्फनी बजाती थी। उसके हमले भक्षक पंखों वाले सर्प पर हावी हो जाते थे और वह अपनी ओर फेंके जाने वाले हर हमले से बच निकलती थी। युद्ध क्षेत्र का वातावरण उत्पीड़न और शक्तिहीनता में बदल गया था, क्योंकि मैगस दुनिया की सेनाएं 2-0 क्षेत्र के शिष्यों से लड़ते हुए वास्तव में खुद को हार की स्थिति में पा रही थीं। उनमें से प्रत्येक ने शानदार हमले किए और अपने कई साथियों को मार डाला, जबकि उनके सुनहरे आकृतियों पर क्षति का एक भी कण नहीं देखा जा सका। तारों के पार देख रहे प्राणी मानो स्तब्ध रह गए, क्योंकि एक गमगीन माहौल ने उन पर कब्जा कर लिया था। वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि ये 2-0 शिष्य इतने बड़े अंतर वाली शक्तियों को कैसे नष्ट कर रहे थे। 100 मीटर के उस क्षेत्र में जहां आकाश का रंग रक्तिम लाल हो गया था, मृत्यु का क्षेत्र भयावह रूप से शांत था, सिवाय उन 2 आत्मा निर्माण क्षेत्र के प्राणियों के जो संयोग से बच गए थे। नूह की ओर देखते हुए उनकी निगाहें भय से भरी थीं। ये भय इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि न्याय द्वारा निर्मित असंख्य तीखे भालों ने उनके शरीर को जो शारीरिक क्षति पहुंचाई, उसके अलावा उससे भी अधिक क्षति सीधे उनकी आत्माओं को हुई, एक ऐसी क्षति जिसे रोकने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने भक्षक पंखों वाले सर्प की ओर देखा, जो मानो एक सुंदर गतिमान एथेना की गति में ढल रहा था, और वे संभावनाओं और क्या करना है, इसकी तलाश में थे। हालांकि उन्हें समय नहीं मिला, क्योंकि नूह की आंखें पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए थीं, और उसका हृदय इस रक्तपात को समाप्त करने के लिए दृढ़ था। उसे अपनी भावनाओं पर और भी अधिक नियंत्रण रखना पड़ा, क्योंकि उसने अपने शत्रुओं के शरीर से बहते हुए रक्त को देखा। उसकी रक्त प्रेमी क्षमता उसे बता रही थी कि इन आत्मा निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए रक्त की गुणवत्ता उत्तम होगी। उसने सांस छोड़ते हुए अपने मन को शांत किया और इसके बजाय भाग्य विवेक का प्रयोग जारी रखा, ताकि उन सभी प्राणियों को देख सके जिनकी आज जान लेनी जरूरी थी, इससे पहले कि कई ग्रहों पर छाने वाली अराजकता पूरी तरह से कम हो जाए। पूरी दुनिया को नष्ट करने से जितनी अराजकता फैलती, उसे कम करने के लिए उन्हें काले सर्प के इस समूह का अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। उसके हाथ में चमकती सुनहरी तलवार कंपन करने लगी और उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया। उसने पिछले महीने युद्ध राजकुमारी के साथ युद्ध करते हुए जो करीबी युद्ध कौशल सीखा था, उसे परखने का फैसला किया और उन 2 आत्मा निर्माण करने वाले प्राणियों की ओर बढ़ा, जो तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। ये रक्त से भरे युद्ध क्षेत्र में खुद पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशिक्षण भी था, क्योंकि वह अभी केवल एक दिव्य शिष्य की भूमिका निभा रहा था। ओह, वे अनिच्छा से दहाड़ने लगे। जैसे ही वे नूह के पंख वाले आकार से टकराने लगे, वे कुछ भी करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने उसकी गति को देखकर ये देख लिया था कि वे भाग भी नहीं सकते। धमाका! जैसे ही नूह ने सुनहरी तलवार नीचे घुमाई, खून की बौछार फूट पड़ी। उसके साथ जो अपार शारीरिक और आत्मिक क्षतियां थीं, वे हर वार के साथ घातक होती जा रही थीं। तलवार का एक ही वार काले पंखों वाले सर्प की छाती पर लगा, जिससे उसे अपने मूल स्थान से भयानक क्षति महसूस हुई। नूह की स्थिति पर अंधकार के भालों के फटने से उसका शरीर सत्व से चमक उठा, और विस्फोटों से उसके बाएं हाथ में पकड़ी ढाल से उसके शरीर को ढकने वाली झिलमिलाती सुनहरी दीवार ही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी भाग्य रेखाएं उसके शरीर में धड़कती हुई प्रतीत हो रही थीं, क्योंकि वह आसानी से काले पंखों वाले सर्प के हमलों का सामना कर रहा था, तथा अपने दाहिने हाथ में चमकती तलवार का उपयोग करके और भी अधिक घातक हमले कर रहा था। उसी समय ज्वाला पंखों वाले सर्प ने अपने शरीर के चारों ओर धधकती आग जला रखी थी, और इस मौके का फायदा उठाकर जब नूह उसके सुनहरे
झिलमिलाते शरीर को काटने की कोशिश कर रहा था। उसके कई सिरों से पिघली हुई आग निकल रही थी और उसकी प्रचंड गर्मी ने आसपास के सभी प्राणियों को दूर धकेल दिया। नूह ने अपनी नजरें भी नहीं घुमाई क्योंकि वह अपनी घातक तलवार के हमलों को काले पंखों वाले सर्प पर केंद्रित करता रहा। उसका बायां हाथ, जिसमें ढाल थी, हमलावर ज्वाला पंखों वाले सर्प की ओर मुड़ गया और उसने धीरे से पुकारा, सेवा जिंग। एथर की भयावह और विनाशकारी ऊर्जा को एक सेकंड के लिए महसूस किया जा सकता था जब विनाशकारी प्रकाश की एक किरण नूह के हाथों से फूट पड़ी और उस स्थान को तिरछे काट दिया जहां ज्वाला पंख वाला सर्प उस पर हमला कर रहा था। गड़गड़ाहट, एक चौंकाने वाला दृश्य जिसमें ज्वाला पंख वाले सर्प के कई सिर काट दिए गए तथा ईथर की एक किरण ने अनजान शत्रु के पूरे बाएं हिस्से को 2 भागों में विभाजित कर दिया। नूह ने अपने असली लक्ष्य का खुलासा किया तथा अत्यंत तीव्र आश्चर्यजनक हमला किया जिससे वास्तव में एक आत्मा निर्माण करने वाले प्राणी की मृत्यु हो गई। उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया तथा खून की धार फूट पड़ी। सदमा, अविश्वास, डर, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नूह के हमलों को रोक रहा काले पंखों वाला सर्प भय से कांप रहा था और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसका शरीर दूसरी ओर मुड़ गया क्योंकि वह इस भयानक शत्रु से भागना चाहता था। ये देखकर कि उसी लोक में उसका पुराना मित्र भी इस दिव्य शक्ति की विनाशकारी किरण को रोक नहीं पाया था, वह अब और पीछे नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे मृत्यु के बादल अपनी ओर खींचते हुए महसूस हो रहे थे। नूह अथक था, उसने हार नहीं मानी और वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया तथा विनाशकारी एथा किरण के पीछे पीछे करीब से चला गया जिसे एक बार फिर से बुलाया गया, सेवा जिंग। दौड़ते हुए सोल रैंक विशेषज्ञ को लगा कि उसका शरीर एक बार फिर फट गया और भयानक अंधेरे ने उसकी आंखों को ढांक लिया क्योंकि मौत के हाथ उसे जकड़ रहे थे। उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद सार और साथ ही वह शक्तिशाली आत्मा जिसे मुक्ति के ब्लेड और न्याय से आए अनगिनत भालों से भयानक क्षति पहुंची थी, अब और नहीं टिक सकी क्योंकि एथा की विनाशकारी किरण से उसका मूल और भी अस्थिर हो गया था। कुछ ही सेकंड के अंतराल में नूह द्वारा लेसर कथुलू कौशल वृक्ष की क्षमता का परिचय, जिसे सेलेस्टियल्स ने उससे पहले नर्क के प्रथम क्षेत्र में उपयोग करते हुए देखा था, को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने इसे फेट के गार्जियन की उन्नत क्षमताओं के साथ संयोजन में उपयोग किया था ताकि 2 प्रारंभिक सोल रैंक विशेषज्ञों के जीवन को जल्दी से प्राप्त किया जा सके। उसकी नज़र स्थिर रही और वह भाग्य विवेक का प्रयोग करता रहा और अपने हाथों में मौजूद सुनहरे ब्लेड के कंपन के साथ हजारों भागते हुए जादूगरों या मैगस वर्ल्ड के मध्य भूभागों में मीलों दूर छिपे लाखों जादूगरों को खोजता रहा। वो इस दुनिया को विनाश से बचाएगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कई लोगों को मरना होगा। इसमें काले सर्प के इस समूह के सभी प्राणी शामिल थे। 2 सोल रैंक प्राणियों को हराने के बाद भी वह भावशून्य रहा। उसकी आकृति ने दौड़ते हुए जादूगरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उनकी ओर उड़ चला। आज उसे व्यक्तिगत रूप से जितने प्राणियों को मारना पड़ता, उनकी संख्या बहुत अधिक होती, लेकिन अगर यह पूरा ग्रह दिव्य प्राणियों के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो जाता तो और भी अधिक प्राणी मारे जाते। जैसे जैसे ये विचार उसके मन में आते गए, वह अपने आप को ये याद दिलाता रहा कि वह जिस पतली रेखा पर चल रहा है उसके बारे में उसे स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि वह उन लोगों के समान ही विचार प्रक्रियाओं के बारे में अधिकाधिक सोच रहा था जिनसे वह सहमत नहीं था। उसने इन विचारों को अपने मन के किसी कोने में दबा लिया, क्योंकि जहां भी उसका रूप जाता वहां कोहराम मच जाता। प्राइम वर्ल्ड से देख रही असंख्य शक्तियों को 2 आत्मा निर्माण करने वाले प्राणियों की सहज मृत्यु देखकर दमन का अनुभव हुआ। उनके हृदय दहल गए क्योंकि वे जिस भ्रामक पर्दे पर देख रहे थे उस पर इस दिव्य के झिलमिलाते सुनहरे वस्त्र का लाल रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह कई जादूगरों का पीछा कर रहा था और उनकी जान ले रहा था, और जिन लोगों को उसने मारा था उनका खून उसके चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। यह एक अंधकार में विरोधाभास था क्योंकि उसके पीछे फैले सफेद पंख भी अब रक्त से सने हुए थे। पवित्र चमक की हवा उन सभी लोगों में उदासी और उत्पीड़न की भावना को बढ़ा रही थी। जब वे मैगस वर्ल्ड में हो रहे नरसंहार को देख रहे थे तो उन्हें हजारों प्राणियों के चेहरे दिखाए गए जिन्हें शक्तिशाली माना जाता था। उन्हें उस लोक के कारण सम्मानित और उच्च उपलब्धियों वाला माना जाता था जो उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन इस अकेले शून्य लोक के दिव्य प्राणियों के हाथों उन्हें ऐसे काट दिया गया मानो वे कुछ भी न हों। ये नरसंहार का एक भयानक दृश्य था जिसे कई लोग अपने जीवन काल में नहीं देख पाते, लेकिन असंख्य प्राइम वर्ल्डों में रहने वाले प्राणियों को इसे ध्यान से देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक बार फिर उस संगठन की याद दिला दी गई जो प्रकाश विस्तार के शीर्ष पर खड़ा था। मैगस वर्ल्ड के ऊपर प्राइम वॉरशिप में ग्रैंडमास्टर भाग्य का आकलन कर रहे थे,
जब उन्होंने इस अनुकरणीय शिष्य को भावनाहीन होकर सभी जिम्मेदार लोगों का पीछा करते हुए देखा, उनका वृद्धा हृदय वास्तव में कांप रहा था, क्योंकि उनकी समझ ने उन्हें बताया था भय का वह पहलू जो दिव्य शक्तियां आसपास की शक्तियों को दिखाना चाहती थीं, उन सभी के मन में अंकित हो रहा था, और वह भी बहुत अधिक यादगार तरीके से। ऐसा लग रहा था कि यह मार्ग जिसे ये प्रतिभाशाली शिष्य आजमा रहा था, वास्तव में एक पूरे ग्रह से अरबों जीवन लिए बिना दिव्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 350 भय। युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर भयानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अनेक प्राणी उसे छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि एक चमकती हुई आकृति प्रकाश की सुनहरी धार के साथ धरती और आकाश को आसानी से पार कर रही थी। एथेना द्वारा घेरे जा रहे भक्षक पंख वाले सर्प से भयंकर क्रोध की ज्वालाएं फूट पड़ी, उसकी आभा फूट पड़ी, क्योंकि उसने पाया कि उसकी सेना नष्ट हो गई है और जो बचे थे वे डर के मारे भाग रहे थे। उसकी निगाहें नूह की आकृति पर पड़ी, जिसके सुनहरे वस्त्र पर अब रक्त की चमक थी। उसके द्वारा काटे गए असंख्य सांपों के शरीरों से रक्त की नदियां बह रही थीं, जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसके शाही वस्त्र की चमक को कम कर रही थीं। ये देखना एक भयानक विरोधाभास था, लाल रंग के साथ सोने का रंग, जबकि इस भयानक प्राणी की निगाहें काले सर्प के आदेश की अव्यवस्थित और टूटी हुई ताकतों का पीछा करती रहीं, साथ ही उन आत्माओं से रहित साधकों के शरीरों पर भी प्रहार करती रहीं, जिन्हें उन्होंने साधना की दुनिया में अपने महीनों लंबे प्रोजेक्ट के दौरान प्राप्त किया था। पंखों वाले क्रिक्सस के मन में यह बात भी नहीं आई कि उसने अभी अभी 2 सोल रंग प्राणियों को मारा है, क्योंकि वह अपनी तलवार लेकर खून खराबा जारी रखे हुए था। कभी कभी मुक्ति के तेजस्वी ब्लेड आसमान को चीरते हुए दिखाई देते थे, जो ब्लैक सरपेंट के आदेश के रंकों पर टूट पड़ते थे और भी ज्यादा तबाही मचाते थे। भक्षी काली नागिन ने ये सब अविश्वसनीय निराशा के साथ देखा। उसके असंख्य सिर क्रोध में दहाड़ रहे थे, जबकि उसकी आवाज फिर से गूंज रही थी। पाखंड, अन्याय, धमाका। इसकी दहाड़ का सामना केवल इसके एक सिर के गिरने से हुआ, जो एथेना के एक हमले से अलग हो गया था, क्योंकि मुक्ति का एक ब्लेड नीचे उतरा था और उसने उसके सिर को साफ साफ काट दिया था। एथेना के चेहरे पर एक रोमांचक भाव था, क्योंकि वह अपने ऊपर के इस पूरे लोक पर आक्रमण करती रही। उसके शरीर में कांपती हुई हजारों भाग्य रेखाएं लगातार जोर जोर से धड़क रही थीं, जिससे उसकी सभी कलाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो रही थी और साथ ही उसकी गति और क्षति में भी भयानक वृद्धि हो रही थी। आंखों के कोने में उसने बस क्रिक्सस की आकृति को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते देखा। जैसे जैसे अनगिनत सांपों की जान जाती रही, जमीन में खून की एक नदी बनने लगी। अब यह एक नरसंहार के साधारण दृश्य में बदल गया था, जिसे अनगिनत प्राइम वर्ल्ड से देखने वाले भी भयभीत और उदास आंखों से देख रहे थे। सुनहरे वस्त्र में लिपटे इस पंख वाले प्राणी की छवि, जो रक्त के चमकीले भयानक रंग से चमक रहा था, उनकी स्मृतियों के कोने में अंकित हो रही थी। पाखंड, भक्षक पंख वाले सर्प की चीखें फिर गूंजी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। निचले लोक में बैठे प्राणियों द्वारा हजारों प्राणियों और यहाँ तक कि उनसे ऊपर खड़े प्राणियों को भी नष्ट करने के इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर उनके मन में बस यही बातें घूम रही थी। तो क्या हुआ? अगर यह पाखंड था तो क्या हुआ? अगर यह अन्याय था तो क्या हुआ? इस तरह के प्राणियों के सामने, एक अकेले शून्य क्षेत्र के दिव्य प्राणी के सामने, जो 2 आत्मा निर्माण विशेषज्ञों को नष्ट करने में सक्षम है, जबकि वह निरंतर विनाश की वर्षा करता रहता है, वे क्या कर सकते हैं? अनगिनत प्राइम लोकों से देख रहे अनेक प्राणियों को एक बार फिर उन लोगों की याद आ गई जिन्हें वे जानते थे कि वे प्रकाश विस्तार पर नजर रख रहे हैं। उन्हें एक बार फिर उन प्राणियों की भयानक शक्ति की याद आ गई जिन्होंने भाग्य के सर्वोच्च नियम का अध्ययन किया था। जब उन्होंने मैगस वर्ल्ड में हजारों मैगी के बीच नूह की आकृति को आते जाते देखा, तो उन्हें एक बार फिर से सेलेस्टियल्स की शक्ति की याद आ गई। अंधेरे में छिपे हुए लोग और जो लोग खुद को शक्तिशाली मानते थे या दिव्य शक्तियों के प्रभाव को भूल गए थे, उन्होंने इस सबक को अपने दिलों में उकेर लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैगस दुनिया में नरसंहार समाप्त हो रहा है। शिखर आत्मा फोजिंग भक्षण पंख वाले सर्प ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी आभा अस्थिर रूप से बढ़ने लगी थी। नूह कुछ मील दूर भागते हुए मैगी का पीछा कर रहा था। जब उसने ये परिवर्तन महसूस किया, उसकी भावशून्य निगाहें एथेना की दिशा की ओर देख रही थीं। जैसे ही वह गायब हुआ और शीघ्र ही उनके स्थान के पास पुनः प्रकट हुआ। हाँ, बहादुर युद्ध राजकुमारी ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली, जबकि उसका शरीर भक्षक पंख वाले सर्प के तेजी से बदलते और ऐंठते शरीर पर भयानक हमले कर रहा था। उसकी चीखें उसके कानों में एक बार भी नहीं पड़ रही थीं,
क्योंकि वह हमलों को बाल भर की दूरी से चकमा दे रही थी और अपने ऊपर के संपूर्ण क्षेत्र को भारी आत्मिक क्षति पहुंचाने वाले हमलों से नुकसान पहुंचा रही थी। चूंकि मेरी मृत्यु वैसे भी आ रही है, मैं तुम सबको अपने साथ नीचे ले आऊंगा। हे महान विश्वभक्षी सर्प पूर्वज, नीचे उतरो, तबाही मचाओ, मेरे सामने इन पाखंडियों का सफाया करो। गड़गड़ाहट। नूह ने देखा कि यह भक्षक पंखों वाला सर्प एक और परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था और अपने बोले गए शब्दों के अर्थ से एक बहुत शक्तिशाली शक्ति को बुला रहा था। इसलिए उसने न तो उसे अपने शब्दों को पूरा करने दिया और न ही उसके परिवर्तन की परवाह की, क्योंकि उसने एक विलक्षण कौशल का प्रयोग किया जो भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम था और साथ ही विनाश के बिंदु तक किसी प्राणी के सार को भी बाधित कर सकता था। सेवा जिंग ओवा विनाशकारी ईथर की एक किरण भक्षक पंख वाले सर्प की छाती को भेदती हुई निकली, क्योंकि उसकी आभा डोमेन विस्तार क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ने ही वाली थी। जो भी तकनीक वह बुला रही थी वह नूह के आक्रमण के कारण विफल हो गई, क्योंकि एथेना बहादुरी से आगे बढ़ रही थी। मुक्ति का प्रहार न्याय उसके द्वारा कौशलों के संयोजन को बुलाया गया, क्योंकि भक्षक पंख वाले सर्प के शरीर के चारों ओर अस्थिर अभिसारी सार को सोने से नहलाया गया था। कई भाले अस्तित्व में आए क्योंकि वे उसके शरीर में घुस गए। मुक्ति का एक ब्लेड नीचे उतरा जिसने और भी भयानक चोटें पहुंचाईं। स्पलच नूह का दिमाग तेजी से घूम गया जब उसने देखा कि भक्षण करने वाला पंख वाला सर्प अभी भी जीवन के संकेतों के साथ लटका हुआ है, एथेना के साथ उसके अंतिम हमलों में शामिल हो रहा है, क्योंकि वह इस शक्तिशाली प्राणी को मारना, चुराना और कुछ और सोल रैंक कौशल पुस्तक हासिल करना चाहता था। धमाका। इस शक्तिशाली प्राणी के ऐठते शरीर पर तेजस्वी कौशलों का प्रहार किया गया, क्योंकि उस पर हमला किया गया तथा उसे कोई राहत नहीं दी गई, क्योंकि अन्याय और पाखंड के लिए उसके आह्वान का केवल एक ही निर्णय मिला, मृत्यु। एथेना की आकृति ने भारी सांस ली और उसका शरीर खून की बौछार में फट गया, क्योंकि उसने सबसे लंबे समय तक आत्मा को नष्ट करने वाले, भक्षण करने वाले पंखों वाले सर्प की शक्ति को झेला था, क्योंकि उस पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। उसके सुनहरे कवच और पंख खून से नहा गए थे। इस तेजस्वी आकृति को देखना एक भयावह और साथ ही आकर्षक दृश्य था। जब नूह ने काले सर्प के आदेश के प्रमुख की मृत्यु के बाद एक बार फिर भाग्य विवेक का उपयोग करते हुए अपनी दृष्टि घुमाई, उन्होंने पाया कि उनका लक्ष्य वास्तव में पूरा होने के करीब था। साधना की दुनिया के खिलाफ युद्ध पूरी तरह से टल गया था और अराजकता की भारी मात्रा कम हो गई थी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। इसने अभी तक पूरे मैगस विश्व के विनाश के समान प्रभाव प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसका शरीर एक बार फिर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जब वह मैगस विश्व के केंद्रीय भूमि में बचे हुए सभी लोगों को ट्रैक करने और मारने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें अराजकता का आभामंडल था। नेताओं के सिर काट दिए गए थे और अब उसे उन सभी को मारना था जो उनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि वह उन सभी को डराने की कोशिश कर रहा था जो देख रहे थे। उन सभी के मन में यह बात बैठ गई थी कि जो कुछ वे अभी देख रहे हैं वह उनमें से किसी के साथ भी हो सकता है, और इसे रोकने का एकमात्र तरीका यही था कि इस जादूगर दुनिया जैसी हरकतें न की जाएं। नूह को यह नहीं पता था कि 2 शून्य क्षेत्र के शिष्यों की अविश्वसनीय शक्ति को एक प्राइम वर्ल्ड की पूरी सेना को नष्ट करते हुए देखने वालों के दिलों में पहले से ही भय पूरी तरह से समा चुका था। भाग्य विवेक ने अभी तक ये नहीं दिखाया है, क्योंकि इस भय को फैलने और अराजकता को कम करने के लिए समय दिया जाना आवश्यक था, क्योंकि कई ताकतें अपने भविष्य के कार्यों के प्रति सावधान हो जाएंगी। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि जब उन्होंने लॉ स्पेस नामक सुविधाओं के सरल विवरणों को पढ़ा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि भविष्य में इसके अद्भुत उपयोग हो सकते हैं, लेकिन उनका दिल इस बात से दुखी था कि इसमें अभी तक वह स्थान नहीं था जो भाग्य के कानून जैसे सर्वोच्च कानूनों से निपटता हो। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।